आज जो इशू हैं बहुत सारे हैं और हम बात करेंगे इन साथियों के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ कराची से जनाब हमीद भुट्टो साहब जो हैं वो भी जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे लेटर ऑन और एज सुन एज पॉसिबल। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है एक मंदिर जो है उसकी इजाज़त दे दी गई है इस्लामाबाद में। लेकिन इस मंदिर की इजाज़त जो है 2015 में जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं उन्होंने अप्लाई किया था गवर्नमेंट को, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, कि जो हिंदू हैं उनके लिए एक यहाँ पर मंदिर की जगह जो है वो दी जाए। तो कुछ टाइम में रहा मसला, लेकिन 2016 में हिंदू पंचायत जो है उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने इस चीज़ को परस्यू किया। और जो सीबीए वाले हैं उन्होंने इजाज़त भी दे दी, जगह भी दे दी और इजाज़त भी दे दी कि यहाँ मंदिर बन सकता है। अब क्योंकि पीटीआई हुकूमत में आ चुकी है, इन्होंने उसका इफ्तिताह कर दिया है। लेकिन बहुत शोर मचा सोशल मीडिया पे और बहुत सारे उलमा जो हैं उन्होंने भी कुछ शोर मचाया। कुछ उलमा कहते हैं कि जी उनको इजाज़त दे देनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि जी नहीं देनी चाहिए। बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि सैदपुर जो है इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ ही है, वहाँ पर एक मंदिर है, उसको सिर्फ विजिटिंग पॉइंट जो है वो बना दिया है हुकूमत ने। लेकिन अगर उसको रेनोवेट करके हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सारा जो इस वक्त फसाद खड़ा हुआ है इससे सब लोग बच सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अपने मुल्क में क्या जुल्म और सितम जो है वो ढा रहा है मुसलमानों पर। कश्मीर के हवाले से 11 माह हो चुके हैं, वो लॉकडाउन में है, कर्फ्यू में है और दुनिया पूरी जो है उस पर खामोश बैठी है। इस पर भी हम बात करेंगे। और अरशद मलिक साहब जो जज हैं उनको बरतरफ कर दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, इसलिए हमारे जो साथी हैं हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया हुआ है। और अमेरिका जो है यौम आज़ादी के दिन अमेरिका का जो झंडा है वो तो हमने सुना था कि दूसरे मुल्कों में जलाया जाता है, उसको फोड़ा जाता है। लेकिन अमेरिका के अंदर यौम आज़ादी के दिन ट्रंप के हामियों और उनके मुखालफिन जो हैं उनके दरमियान तसादम हुआ और वहाँ उसका झंडा जो है अमेरिका का वो जला दिया। और कोलंबस जो है जो फाउंडर है उसका जो स्टैचू है वो भी उन्होंने दरिया में फेंक दिया। हम इस तमाम इशू पर बात करेंगे और तकरीबन 8 बजे के बाद हम कोशिश करेंगे कि यूके के जो हालात हैं उन पर भी थोड़ी नज़र डाली जाए। हमारे साथ जो साथी मौजूद हैं इस वक्त, हमारे साथ कराची से हमीद भट्टू साहब जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। शायद भाई आपको भी, इफ्तिखार भाई आपको भी और हमीद भाई आपको भी वेलकम कहता हूँ अपने शो में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जी सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ अमीद भाई के कराची में जो फसाद उठ रहा है वो है जो जेआईटी है उज़ैर बलोच के हवाले से। आप समझते हैं कि ये जेआईटी जो है ये पूरी, इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी और इसको शाया कर दिया गया है। लेकिन जो आई है मंजर आम पर उसमें तो जो नाम है बहुत सारे वो गायब है, क्योंकि उज़ैर बलोच जो है वो अकेला तो इसमें शामिल नहीं था। जिन्होंने इसको हुक्म दिए, जिन्होंने इसका साथ दिया, जिन्होंने इसकी सरपरस्ती की, उनके नाम नहीं शामिल। आप क्या समझते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है ये बिल्कुल हकीकत है या इसमें कुछ कटौती की गई है? जी जावेद भाई मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इफ्तिखार भाई आप सब मौजूद हैं और जेआईटी की जैसे आपने बात की तो वो जेआईटी को तो उन्होंने खुद सिंध गवर्नमेंट ने आज मजाक बनाया और जैसे ही जेआईटी आते ही 10 मिनट के बाद उन्होंने जो अपलोड की थी फिर उसको डिलीट भी कर दिया। तो वो जेआईटी की रिपोर्ट उन्होंने लोड करके फिर गायब भी कर दी और उसमें जो नाम होने चाहिए वो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के जो बड़े नाम थे जिसपे उज़ैर बलोच ने बात की थी कि जी जरदारी से लेके सब ने कोई 250 लोग जो कत्ल जरदारी के हुक्म पे हुआ, जुल्फिकार मिर्जा के हुक्म पे हुआ, मगर वो सारी की सारी कहानी 98 में वही मैंने कह रहा हूँ कि इतने लोगों का जब मर्डर पहले वो कहता रहा कि जी जरदारी ने करवाया, जुल्फिकार मिर्जा ने कराया, अब वो नाम कैसे गायब कर दिए गए। फिर वो रिपोर्ट अपलोड करके भी गायब कर दी गई। रिपोर्ट मंजर आम पे कहा गया जी पीर को ले आते हैं,
सिर्फ 5 से 10 मिनट की अपलोडिंग करके, टोपी ड्रामा करके रिपोर्ट फिर भी मंजर से गायब कर दी गई है। और जिस तरह उज़ैर बलोच को जेल के अंदर जो सहूलियात दी गई हैं, उससे भी सारा खदशात मौजूद हैं कि ये सब टोपी ड्रामा है। और उज़ैर बलोच को जितनी सहूलियात दी गई हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसको इतने बड़े मुजरिम को पाकिस्तान के अंदर सहूलियात मिल सके। इसके पीछे कोई बड़ी ताकतों का इस्तेमाल, जहाँ हाथ मौजूद हैं, जहाँ जिसको हम कहें कि जी नामालूम अफराद वो भी पीछे हैं, तभी उज़ैर बलोच की बातें छुपाई जा रही है। और JIT का ढोंग, मैं समझता हूँ रिपोर्ट जो आई है वो सिर्फ ढोंग पे मबनी है, उसमें प्रैक्टिकल कोई बातें सामने नहीं आई, बातों को तोड़ मरोड़ के सिर्फ पेश किया गया है। इतने मर्डर की वाकयात हो, इतने अरबों रुपए की जो करप्शन हो, तो सबको छुपाया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे वाकयात पहले भी छुपाए जाते रहे हैं। और इसकी हकायक मैं नहीं समझ रहा कि हम सब पेश कर पाएंगे। जो इदारे पेश करना चाहते भी हैं वो भी हकायक पेश नहीं कर पा रहे, तो इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। वैसे तो आपको याद होगा हमीद भाई के जो जुल्फ़िकार मिर्जा साहब है, उन्होंने तो इसको ऑन किया था कि उज़ैर बलोच जो है वो हमारा है और लिहारी में हमें तहफ़्फ़ुज़ भी देता है। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल पार्टी इसको इस वक्त डिस ऑन कर रही है? उज़ैर बलोच को अब अभी पीस पार्टी ऑन नहीं कर रही। उज़ैर बलोच अभी किसी और का आदमी है, अब पीस पार्टी का आदमी नहीं है। तो पहले जब होम मिनिस्टर था जुल्फ़िकार मिर्जा, उस वक्त उज़ैर बलोच के पास वो खाना भी खाने जाता था, दावतों में बैठता था, उनको पैसे भी देते थे। उनके कहने पे वहाँ के लियारी के MNA MPs भी मुकर्रर हुए। वो टिकटें उज़ैर बलोच को जाके फरियाल टारपुर MNA जो जरदारी साहब की बहन है, उन्होंने जाके खुद दी थी कि अपनी मर्जी से आप अपने MNA MPs जितवाएं। और उसने अपनी तो एक दोस्त को भी MPA बनवा दिया था, जो बाद में कहता था कि मेरी जी बीवी है, कभी है कि नहीं बीवी है, वो MPA बन गई। तो ये सब सवालिया निशानात तो मौजूद हैं। फिर उस MPA की एक नंगी वीडियो लीक हुई, तो फिर बाद में उज़ैर बलोच कहता रहा कि जी नहीं जी, तो ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी दोस्त थी, जहाँ हमने तो इसको इंसानियत के नाते पे MPA बना दिया। तो ये सब कहानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जिस तरह जेल के अंदर मैंने पहले कहा कि उसको अभी भी 2-2 बोर्ची रख के दिए गए हैं, कपड़े धोने के लिए अलग बंदे रख के दिए गए हैं। और अभी वो जेल के अलावा मुख्तलिफ प्राइवेट बंगलों में अभी भी उसको ठहराया जाता है। तो ये सब बातें जहाँ तक कि मैं अगर इतना सच बोलूँगा तो शायद फिर मैं पाकिस्तान में नहीं मिलूँगा। इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। बहुत सारी चीज़ों का सबको पता भी है, मगर हम लोग सब यहाँ पे इतनी आज़ाद सहाफ़त वाली बात तो कर सकते हैं, मगर शायद इतनी आज़ादी से बोलना हम सबके बस में भी नहीं है। जावेद अच्छा भाई, हमीद भाई, आप कराची में, आपसे एक बड़ा सीरियस सवाल जो है वो मैं करने जा रहा हूँ कि जो 70 क्लिफ्टन है, बिलावल हाउस या जरदारी हाउस, जो भी आप उसको कहते हैं, इसके जो इर्द गिर्द के जो मकानात हैं, जो महलात हैं, वो कैसे अक्वायर किए गए हैं? कैसे 70 क्लिफ्टन में इनको मिलाया गया है? कौन सा जो लैंड माफिया है जिसने ये काम जो है वो जरदारी साहब या बिलावल के लिए किया? पहली बात तो 70 क्लिफ्टन अब अलग हो चुका है। वो सिर्फ गुनवा भुट्टो और फातिमा भुट्टो की मिल्कियत है। पहले वो पीस पार्टी की मरकज होता था बेनजीर भुट्टो तक, और फिर बाद में जब मुर्तजा भुट्टो आए तो 70 क्लिफ्टन उसके हवाले हो गया। फिर बिलावल हाउस जो है क्लिफ्टन का, जो क्लिफ्टन का बिलावल हाउस है, वो बिलावल भुट्टो की मिल्कियत है। और उसके इर्द गिर्द कोई 50 के करीब घर थे, वो सब घरों पे कब्जा हो चुका है। और एक वहाँ पे हमीद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं इफ्तिखार भाई आपकी तरफ आता हूँ। इफ्तिखार भाई, यही सवाल जो है वो मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ कि जी उज़ैर उज़ैर बलोच की जो JIT जी है जी उस पर आपने बात तो सुन ली है। आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है इस पर? जी अभी जो जैदी साहब हैं, बेसिकली उन्होंने ये केस किया था और वही उसको परसू कर रहे हैं। जब उनसे बात हुई तो वो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बड़ी अहम। तो उनके ख्याल में ये जो तीनों जो उन्होंने अपलोड की थी, जो गायब भी कर दी गई हैं, वो तीनों की तीनों जो हैं उसमें उन्होंने गड़बड़ की है, वो एक्चुअल वो रिपोर्ट नहीं है। अब जाहिर है कि इन रिपोर्ट्स को फिर वो जो JIT के जो हेड हैं वो ही उसको अब
प्रूव करेंगे कि वाकई ये जो पीपल्स पार्टी ने अपलोड की थी वो ठीक है, या कल जैदी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये दोनों चीजें हाईलाइट होंगी। तो जैदी साहब ने बल्कि ये भी कहा है कि मुझे लगता है कि शायद मुझे मर्डर ही ना कर दें, तो इसलिए मैंने वो 2-3 जगहों पे वो दे दी एयरपोर्ट के अपना, ताकि वो छुप के रहे वहां पे ना, कोई और कोई उसको, अगर मुझे कोई गड़बड़ होती है या मुझे मार दिया जाता है तो वो रिपोर्ट्स जो है वो कहीं और भी पड़ी। लेकिन वो खैर वो अटेस्टेड कॉपी जो है वो मिल सकती है, वो कैसे बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि उस पर ISI के ऑफिसर्स के साइन है, IB है, FIA है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो है, फिर रेंजर्स के हैं, फिर वो मतलब का SSP है, वो पीर बख्श क्या नाम है वो लड़का इधर कलियारी। तो ये कहने का मकसद ये है कि वो कल उसकी क्लियरेंस जो है वो कल होगी कि वाकई ये कोई इस तरह की बात मौजूद है। तो जहां तक आपकी बात है, वो 164 का बयान है, 164 का जो बयान है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में होता है, उसका लीगल वो फौजदारी कानून के तहत होता है। उसमें फिर उसने ये क्लेम किया है उज़ैर बलोच ने अदालत के अंदर के भी फरियाल तालपुर और ये जरदारी दोनों के कहने पर मैंने लोगों को मर्डर किया है। तो वो मर्डर जाहिर है कि उसका भी 164 का बयान जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और साइमल्टेनियसली जो आपने बात की है ये बिलावल हाउस की, वो भी मैंने ये कहा था, ये भी पता चल जाएगा कि 50 अगर उनके घरों पे कब्जा किया गया है, वो कब बेचे गए, किसको बेचे गए, किस तरह बेचे गए, और सब के सब इन्होंने कैसे खरीदे और कितनी प्राइस पे खरीदे। जाहिर है उसकी रजिस्ट्रियां हुई होंगी, वो उनको जाहिर है कि कोर्ट के अंदर जब ये पेश करते हैं तो ये सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो उनके पास होनी चाहिए। और इसी तरह जो दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं वो शुगर मिल्स की, मैंने आपसे उससे बात कर रहे थे कि उस ज़रदारी ने काफी सारी शुगर मिल्स पे कब्जा कर लिया, और उस वक्त जुल्फकार मिर्जा जो थे उनकी जो बुनियादी जो लड़ाई शुरू हुई थी वो इस वजह से शुरू हुई थी। और वो शुगर मिलें जो हैं उन पे कब्जा करके उज़ैर बलोच कहता है कि मैंने कब्जा किया है, कब्जा करने के बाद उनको फिर दूसरे लोगों को उनको बेची गई है। और वो भी उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल जाएगा कि शुगर मिल कोई छोटा सा तो नहीं है, कोई शॉप तो नहीं है। तो वो शुगर मिल किन को बेची गई, किन के पास थी, और किन लोगों ने आगे खरीदी है, उनका भी ये लीगल मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो वो भी आपके पास एक एविडेंस आ जाता है कि ये किस तरह ये जो प्रोसेस हुआ है 164 का, तो उसमें ज़ाहिर जो एविडेंस और विटनेस है उसको एग्जामिन किया जाता है। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी विटनेस एंड एविडेंस द केस इज अनट्रायलेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये कल का जो दिन है वो जरा इम्पोर्टेंट है। और उसमें एक जो बात की थी भुट्टो साहब ने वो इम्पोर्टेंट है कि जिसमें वो पर जलने वाली बात है, लेकिन वो मैं कर देता हूँ, वो है ईरानियन इंटेलिजेंस में का ये सोर्स होना। तो ईरानियन इंटेलिजेंस जो है वो उसका सोर्स होना, वो किस बुनियाद पर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहा था, या पाकिस्तान के किसी और सऊदी जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक की सरजमीन जो है वो प्रॉक्सी वार की जगह बनी रही है, खास तौर पे बलूचिस्तान। तो वो देखना पड़ेगा कि वो किसके इंटरेस्ट को वॉच कर रहा था ईरान के अंदर। तो वो खैर वो वाली मेरे ख्याल बात इस रिपोर्ट के अंदर बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रही। जी कैसा जी शायद भाई आपके लिए भी यही सवाल है, और जो कुछ मैंने कहा है उस हवाले से, और जो कुछ आपने हमारे साथियों की बात सुनी, तो आप क्या कहते हैं इस पर कि इस पर भी कुछ होगा या ये भी ऐसे ही अंडर द कारपेट हो जाएगी? काजी साहब, पाकिस्तान की आप तारीख का मतालिया करें तो यहाँ पे जितनी भी JIT बनी है उनका मतलब सिर्फ मुखालिफिन पर गंद उछालना था, और आज तक किसी भी JIT की फाइंडिंग के ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। यहाँ पे सवाल ये नहीं है या कंसर्न ये नहीं है कि JIT की रिपोर्ट किसने बनाई और कब आई। सवाल और अवाम का कंसर्न ये है कि जितनी भी JIT रिपोर्ट आई है, हमीद रहमान कमीशन देख लें, हैदराबाद की रिपोर्ट देख लें, ये जितनी मॉडल टाउन का देख लें, जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें से किसी एक रिपोर्ट के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक वतीरा चल पड़ा है कि हमारा मीडिया इस वक्त दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक मीडिया का हिस्सा वो है कि जो हर गलत या सही उसका इल्जाम सियासतदानों के ऊपर थोपने को ये समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा जो है वो फराइज मंसबी अदा किया है। और दूसरा हिस्सा वो है कि जो हर काम के अंदर जो है वो इस तरह कीड़े निकालते हैं कि उसको इस तरीके से गंद में डाल के अवाम के सामने पेश करते हैं कि जो असल मतन होता है, जो असल बात होती है, वो अवाम के सामने आ नहीं सकती।
मैं आपके सामने मिसाल दूंगा कि यही पाकिस्तान था कि इसमें कहा जाता था कि जरदारी के घोड़े वजीर आजम हाउस के अंदर मुरब्बे खाते हैं, फिर वही जरदारी जो है वो पाकिस्तान का सदर बन गया, तो वो सही है। जरदारी पाको साफ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो बेनजीर भुट्टो जिसके बारे में कहा जाता था कि ये सिक्योरिटी रिस्क है और ये इंडिया से मिली हुई है, वो पाकिस्तान की वजीर आजम बन गई। तो हमारे यहाँ होता ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर कभी इस्तेकाम आने ही नहीं दिया, क्योंकि इस्तेकाम जो हमारी शायद भाई आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने ये सारे नाम जो है गायब किए हैं रिपोर्ट से। ये आप देखें कि उजैर बलोच किसके पास है, क्या वो सिंध गवर्नमेंट के पास है? नहीं। उसको किसने पकड़ा था? रेंजर ने। तो इसका मतलब ये है कि हमारे भाई ने कराची से ये जो बात की कि वो अब भी आजादी के साथ रह रहे हैं, तो इसको किसके पास रह रहा है? अगर उसको आजादियां हासिल हैं, अगर वो अयाशी कर रहा है, अगर जेल उसके लिए एक खूबसूरत माल बनी हुई है, तो इसका जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट तो नहीं हो सकती। हाँ, सिंध गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट अपलोड की है उस रिपोर्ट के ऊपर सबके दस्तखत हैं, लेकिन जो रिपोर्ट अली जैदी जिसका चर्चा कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर किसी के दस्तखत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अली जैदी और कुछ इदारों ने डबल गेम की है, और वो एक गैर इस रिपोर्ट को मुतनाज़ा बनाने के लिए या आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने के लिए डुप्लीकेट एक कापी है, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो कुछ चेंजेस ला के अपने मुखालिफिन का या जिन्हें वो पसंद नहीं करते अब उनका नाम भी उसके अंदर डाल दिया है, लेकिन क्योंकि वो दस्तखत शुदा नहीं है, इसलिए ऐसी किसी रिपोर्ट की एक टके की अहमियत नहीं है। ये इसके ऊपर मैं मुस्तरद आपको। ठीक है हमीद भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप ये बताइए, इफ्तिखार भाई अपना कैमरा तो ठीक कर ले। जी हमीद भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जी जावेद भाई, आज की जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, क्या ये वही पार्टी है जिसने ये नारा लगाया था तो कैमरा मेरा ख्याल तो मकान वाला? जी इफ्तिखार भाई, आप कैमरा एक जगह रखें प्लीज। नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अमित भाई, मैं ये कह रहा था कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, आप समझते हैं कि क्या ये वही भुट्टो वाली पार्टी है या बेनजीर वाली पार्टी है, या एक ही जगह को कॉल आ रही है, या आप समझते हैं कि ये वसीयत से बनी हुई पार्टी है और ये सिर्फ जरदारी और बिलावल, क्योंकि नाम चेंज करने से जैसे बिलावल जरदारी को बिलावल भट्टू बना दिया गया, क्या ये पार्टी वही है या इसमें चेंज आ गई, और क्या ये सिर्फ कराची तक महदूद होकर रह गई है सिंध तक? भाई इनकी आवाज में कुछ गड़बड़ होगी। अमित भाई, आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ है। अमित भाई, मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ। इफ्तिखार भाई, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है, क्या वो सिर्फ सिंध की पार्टी बनकर रह गई है? क्या ये वही पार्टी है जो शुरू हुई थी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से? जी इफ्तिखार भाई। जुल्फिकार अली भुट्टो के वो जो जलसा था लाहौर का बड़ा मशहूर कजाफी स्टेडियम में, जी कजाफी स्टेडियम में थे, मैं उस जलसे में था बतौर तालिब इल्म भी। तो वो अब जो वो भुट्टो का जो करिश्मा था, ऑब्वियसली जरदारी ने बाद में कैश करने की कोशिश, और इवन जो बेनजीर भुट्टो है वो ज़ाहिर भुट्टो का करिश्मा वो भी नहीं बन सकी। लेकिन जरदारी और जो ये जो फैमिली है वो तो वो है ही नहीं है ना। वो जो आप बात कर रहे हैं, शबान मरानी था और या दूसरे जो जितने भी बड़े बड़े लोग थे जो भुट्टो के साथी थे, वो तो जरदारी की जो पीपल्स पार्टी है उसके अंदर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सही है, सही है। चलें ठीक है, मैं हमीद भुट्टो साहब वापस आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जी हमीद भाई, आप क्या समझते हैं? मैंने जो सवाल किया था आपसे। जी हमीद भाई, आज पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। शायद भाई, मेरा ख्याल है आप ही इस चीज का जवाब दे दें, क्योंकि यकीनन भुट्टो की पार्टी नहीं है, और ये एक हकीकत है कि बिलावल भुट्टो इस वक्त जो है वो एक तन्हाई का शिकार है, और वो देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर सफाया हो गया है। बिलावल भुट्टो के लिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कोई एक वक्त था कि वो पाकिस्तान की अगर पहली नहीं तो दूसरी पार्टी होती थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी का नंबर तीसरा है। अब एस्टेब्लिशमेंट की फर्स्ट चॉइस जो है वो टांगा पार्टी उसको कह दें, या वो उसे जो है वो
तहरीके इंसाफ कह दें या मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग कह दें, नहीं, लेकिन दूसरे नंबर पे जो है नवाज शरीफ है शाहिद और भाई, तीसरे नंबर पे शायद भाई आपने कैसे टांगा पार्टी कह दी वो, मतलब मैंने, कि इतनी इतनी आप बड़ी देख लेना, मुश्किल लेकर आ रही इमरान है। खान साहब जा रहे थे, इमरान खान साहब जा रहे थे तो उस टांगे के अंदर अलीम खान चढ़ गए जो है काफ लीग के साथ थे, उसके अंदर वजीर खजाना जो है वो बाहर से आगे वो चढ़ गए, गवर्नर चढ़ गए। तो ये सारी इस वक्त जो है वो वजीर आजम तो यकीनन तहरीके इंसाफ के हैं, लेकिन बाकी जो उनके साथ वज़रा की कसीर तादाद फौज जफर मौज है, अगर आप उनके चेहरों पे नजर दौड़ाएं तो वो किसी ना किसी जगह से कशीद करके तहरीके इंसाफ के अंदर लाए गए हैं या वो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। जुल्फी बुखारी को देख लें आप, जो है वो वजीर हवाबाजी को देख लें आप, जो है वो नदीम खान को देख लें, ये सारे जितने लोग हैं ये तहरीके इंसाफ के साथ कोई तलक नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि किसी दिन ऐसा होगा कि मैं और आप सो के उठेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये छलांग मार के किसी और तरफ चले गए हैं और खान साहब जो है वो वहां पे अकेले तालियां बजा रहे हैं। और गालबन यही एक बात है जिसके ऊपर खान साहब ने कहा था कि -1 अगर हुआ तो ये होगा, लेकिन मैं यकीनन अवाम को बता रहा हूँ कि -1 अगले अगले बजट से पहले कभी भी नहीं होगा और हो भी नहीं सकता। अगले बजट तक खान साहब के पास वक्त है, अगर वो चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और बिलावल के लिए कम बैक करना बहुत बड़ा चैलेंज है। वो एक तरफ अपनी फूफी और अपने वालिद का केस लड़ रहे हैं और एक तरफ जो है वो उनके लिए चैलेंज ये है कि उनकी पार्टी जो है वो हीरो से जीरो की तरफ गामजन है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग थे, जैसे आप देख लें कि साबिक वजीर दाखिला सिंध, इन लोगों का क्रिमिनल के साथ तल्लक था और क्रिमिनल के साथ तल्लक होने की वजह से जो है वो मंजर आम से गायब हुए या एस्टेब्लिशमेंट ने उनको रिड ऑफ कर दिया। अब बात ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है, ये है वो असल सवाल। क्या हमने मसनूई तरीकों से पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना है? आप देखें कि आज शेख रशीद जो है वो जूं ही सेहतयाब हुए हैं तो उन्होंने एक ऐसा बयान दागा है कि उनके बयान को पढ़े तो मुझे तो हंसी आती है कि -1 जावेद नहीं भाई, होगा, -3 हो गया, गोया वो अच्छा, पूरी पाकिस्तानी को वो ये मैं कर रहे हैं। शायद मेरी भाई, आवाज आ रही है जावेद भाई? जी जी शायद भाई, मैं एक सवाल कर लेता हूँ हमीद भाई से, उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि हमीद भाई जो है मेरा ख्याल है वो जाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, ठीक। एक सेकंड होल्ड करें आप जरा। जी हमीद भाई, नहीं नहीं, आपकी मैं साथ आवाज हूँ भी। आपके, आपके जी, साथ हूँ आपके। अच्छा चलें, ठीक है। अभी आ रही है हमीद मेरी भाई, आवाज आपके पास? जी आपको आपकी आवाज आ रही है। हमारे साथ इफ्तिखार भाई जो है आ रही है। वो इस वक्त मैं नहीं है आपको वो मौजूद। जवाब दूं आपको? जी जी, प्लीज प्लीज। मैं आपको जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब देना चाहूंगा। जी जी, तो जरूर। असल में पीस पार्टी की जो बात कर रहे हैं हमारे शाहिद भाई, तो पीस पार्टी और मुस्लिम, मैं समझ रहा हूँ तो पार्टियां हैं, उनको टांगा पार्टियां नहीं कहना चाहिए। हम किसी सियासी पार्टी के कारकुन तो नहीं है, मगर वो दो हकीकी पार्टियां हैं। अब बात की जाए क्रिमिनल्स की, ईमानदारी के साथ, तो क्रिमिनल्स को कौन प्रमोट करता है? जैसे मैंने पहले इशारतन कहा कि क्रिमिनल्स को हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां भी प्रमोट करती हैं, हमारा सिस्टम भी करता है, और बैरूनी जो एजेंसियां हैं मुख्तलिफ ममालिक की। और उज़ैर बलोच की बात ओपन सबको पता है कि वो ईरान की एजेंसियों के साथ मिला हुआ था और बहुत सारी और एजेंसियों के साथ मिलके पाकिस्तान में कत्ल गारत कर रहा था। अभी कैसे अभी जो उज़ैर बलोच खुद कह रहा है कि जी मैंने 198 लोगों को मार दिया जरदारी के कहने पे। अब वाकई असल सबूत ये चाहिए कि वाकई उसने जरदारी के कहने पे कत्ल किया या किसी और के कहने पे, या ये वाकई सिर्फ जरदारी पे इल्जाम है, जैसे इस पार्टी शोर बचा रही है कि जी ये हम पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, और माजी में भी इस पार्टी पे इल्जाम लगता रहा है। मगर ये साबित करना कि जरदारी के कहने पे सारा मर्डर हुआ है, तो बहुत बड़ा एक अलमिया है इस मुल्क की सियासत के लिए। जी, लगता है एक बार फिर हमीद भाई जो है वो अगर जी जी। कल आके मैं कह दूं जी मैंने फिलहाल के कहने पे इतने लोग मार दिए, तो ये मेरे ख्याल में झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। तो अभी जीआईटी रिपोर्ट पे भी उंगलियां उठ चुकी हैं, उसमें कोई चीज प्रॉपर पार्टी वसीयत की पार्टी बनी या कौन सी? इस पार्टी बिल्कुल वसीयत की पार्टी बन चुकी है। इस पार्टी जुल्फिकार भुट्टो बेनजीर भुट्टो की पार्टी नहीं है बिल्कुल भी, मैं सीधा सीधा कहूंगा। और खुद खुदाबश गली खुदाबश की जो 4 कब्रें हैं जुल्फिकार भुट्टो की, बेनजीर भुट्टो की, शाहनवाज भुट्टो, मुर्तजा भुट्टो की, वो खुद शर्मिंदा है और बात की जाती है भुट्टो जिंदा है। तो भुट्टो को तो उन्होंने ज्यादा। जी, मेरा ख्याल हमारा राब्ता जो है वो उनसे कट गया है। जी शायद भाई, आप
कह रहे थे, बात कर रहे थे कि बाकी ये पार्टी जो है वो अब सिर्फ सिंध तक ही महदूद रहेगी, हो सकता है आने वाले वक्तों में सिंध में भी ना हो। आप क्या कहते हैं? सिंध में जो है वो मैं ये समझता हूँ कि सिंध के अंदर एमक्यूएम एक दफा फिर उभर के एक नई पार्टी या अल्ताफ हुसैन की बी पार्टी के तौर पे सामने आ रही है। आप अगर 2 दिन पहले जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार का बयान पढ़े तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने बिल्कुल वही बातें की हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले अल्ताफ हुसैन किया करते थे। लेकिन बात ये नहीं है कि उन्होंने अल्ताफ हुसैन को ज्वाइन कर लिया। हालांकि हकीकत तो ये है कि अल्ताफ हुसैन से इस पार्टी को डिस्टेंस करने का ऐलान करने वाले वो डॉक्टर फारूक सत्तार थे। लेकिन वो ये रोना रो रहे थे कि जिस पार्टी ने पाकिस्तान की वफा के अंदर अपने साबिक कायद को खैराबाद कह दिया, वो दरअसल फारूक सत्तार की पार्टी थी। लेकिन उस फारूक सत्तार को हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने रिड ऑफ कर दिया, तो वो इसका रोना रो रहे थे। लेकिन उनकी सारी गुफ्तगू सुन के जो मुझे खौफ और डर आता है वो ये है कि कराची के अंदर नामहरूमियां और कराची के अंदर जो है वो मसाइल का रोना बिल्कुल वैसे है जो आज से 5 साल पहले था। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज से 10 साल पहले था। और डॉक्टर फारूक सत्तार बिल्कुल उन मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं। और अगर इन मसाइल को एड्रेस किया गया तो अवाम के अंदर दोबारा इश्तियाल पैदा हो सकता है। बेशक हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल बजा, मैं इसकी तारीफ करता हूँ कि अल्ताफ हुसैन के बयानात के ऊपर पाबंदी लगा के गोया उन्हें मंजर आम से गायब कर दिया है। लेकिन इस बात के अंदर हकायक और हकीकत मौजूद है कि कराची की अवाम आज भी बड़ी तादाद में उसी अल्ताफ हुसैन के साथ है, या एमक्यूएम को अल्ताफ हुसैन से अलग करके नहीं देख रही। यही वजह है कि आप देखें कि जब कराची के अंदर इस तरह की सूरत पैदा हुई है तो जो नई एमक्यूएम जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर है, उन्होंने अल्ताफ हुसैन के वो जो कत्ल में उनका जो नाम लिया जा रहा था उसकी खुल के मजम्मत नहीं की। तो चूंकि उन्हें भी डर है और उन्हें भी खतरा है कि अगर हमने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आवाज जबान खोली तो फिर ये है कि उनकी जिंदगियां भी जो है वो किसी बड़े चैलेंज का सामना करने के लिए चलिए तैयार होनी चाहिए। चलिए, ठीक है। हमीद भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक बयान आया है शेख रशीद साहब की तरफ से -3 वाला, इसके ऊपर आपके क्या ख्यालात है? मेरे ख्याल -3 वाला मामला खत्म हो चुका है, ऊपर से बात क्लियर हो चुकी है, कोई -1 कोई 3 या 2 माइनस नहीं होगा। और इमरान खान को माइनस करने की बात थी और कुछ और मिनिस्टर्स को माइनस करने की बात चल रही थी, मगर वो फार्मूला अब रद्द हो चुका है। और पीटीआई की इस मौजूदा हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट जहाँ जो इनको सेलेक्ट करके लेके आए हैं अब चलाना चाहते हैं। तो पहले ये बात थी, शेख रशीद की बात अपनी जगह पे थी, क्योंकि शेख रशीद के कुछ लोगों से इख्तलाफात चल रहे थे, मगर अब वो मामला खत्म हो चुके हैं कुछ, क्योंकि जो सूरत हाल इस मुल्क की चल रही है, तो यही लोग जो इस वक्त चल रहे हैं वो सिलेक्टेड, जिनको पीस पार्टी और बाकी लोग सिलेक्टेड कहते हैं, तो वो लोग ही मेरे ख्याल में चलेंगे। शेख रशीद वाली बात में अभी ये दम नहीं रहा। अच्छा, चले एक 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 लास्ट सवाल जी आपसे मैं जावेद भाई। पूछ रहा हूँ। जी, वो ये अमित भाई के ये जो मंदिर वाला एक सोशल मीडिया भरा हुआ है इससे कि मंदिर जो है वो बन रहा है, इसके बारे में जो आवाम है उसके क्या तासुरात हैं? मैं तो समझता हूँ कि इस्लामाबाद के पास ही है सैदपुर, उसमें एक मंदिर है जो इन्होंने विजिटर्स के लिए बना दिया है। विजिटर वहां आते हैं, उसको देखते हैं। तो क्या उसको रेनोवेट करके अगर हिंदू कम्युनिटी जो है उनको दे दिया जाए तो ये बेहतर है? आप क्या कहते हैं इस पर? जावेद भाई, मंदिर तो बनना चाहिए, किसी भी मजहब की इबादत गाहें बनना पाकिस्तान में पाबंदी नहीं है। और खामखा में हमारे काफी लोग जज्बाती हो गए, दूसरों की इबादतों में या उनको सामने लाने में मुख्तलिफ इश्यूज उठाते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कोई इतने रुजत पसंद लोग नहीं है कि हम अपने मजहब में किसी का मुदाखलत नहीं चाहते और किसी और के मजहब में मुदाखलत नहीं चाहते। इमरान खान ने एक अच्छा फैसला कराया और लोगों का वहाँ आने जाने से भी कोई बुराई में नहीं समझता। जब हिंदुओं को इतना इशू नहीं है तो जो हमारे मजहबी जमायतों के अंदर भी इंतहा पसंद लोग हैं, उनके जुनूनी लोग सोशल मीडिया पे जुनूनी बातें करते हैं, जो मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। हमें सबके मजहब का एहतराम करना चाहिए, सारे मजहबों का एहतराम करें, सारी कौमों का हम पाकिस्तान के लोग हमेशा एहतराम करते हैं और किसी की भी कौम, मजहब और फिरके से लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ चंद ऐसे लोग हैं अनासर जो दूसरों को में
कीड़े निकालते हैं और इंतहा पसंदी की बात करते हैं, मगर इंतहा पसंदी अब पाकिस्तान में ज़्यादा वक्त नहीं चल पाएगी। जी हमीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया कराची से, इतनी देर बाद गए, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत शुक्रिया। शायद भाई मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, यही जो मैंने लास्ट सवाल जो हमीद भाई से किया था मंदिर के हवाले से। देखिए, आपके सवाल को समझने के लिए जो है इसको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस सवाल के पार्टीशन कर लेते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनाने की इजाजत देनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है, इसके ऊपर तो किसी का इख्तलाफ नहीं है कि अगर पाकिस्तान के किसी शहर में, चूंकि हमीद भाई कराची में रहते हैं, वो इस्लामाबाद से ज्यादा वाकिफ नहीं है और उन्हें पता नहीं कि पूरे इस्लामाबाद जहाँ पे लाखों की आबादी है, वहां पे टोटल जो हिंदू रहते हैं उनकी तादाद 200 के लगभग है, और उनके लिए एक मंदिर मौजूद है। आप दूसरे मंदिर का ना उन्होंने मुतालबा किया, ना उनके पास कोई सोर्सेज है मंदिर बनाने के, और हुकूमत वक्त जब पाकिस्तान के अंदर इतना पाकिस्तान फाइनेंशियल डेट के अंदर मौजूद है, तो ये सवाल बजा है कि हुकूमत पाकिस्तान को किसने उकसाया कि वो इतनी कतीर रकम खर्च करके हिंदुओं के लिए ऐसी जगह के ऊपर एक मंदिर बनाना चाहती है कि जो बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। आप देखें कि इस मस्जिद के अंदर अगर आपने लाल मस्जिद को शहीद कर दिया था, जो मुसलमानों की निशानी है, या जहां पे मुसलमान जाके नमाज पढ़ते थे, और आपने उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि वो इंतहा पसंद है, तो आपने हिंदुओं से आपको क्या गर्ज है कि क्या हिंदू जो है वो इंतहा पसंद नहीं है। आप देखें कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों का क्या, लेकिन शायद भाई आग लगाई हुई है। लेकिन शायद भाई बात यह है कि अगर हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, उनका हक तो उतना ही बनता है। उनका हक बनता है, तो जहां पे वो अक्सरियत में है वो अप्लाई करें, इजाजतनामा हासिल करें और अपना मंदिर बना लें। लेकिन यहाँ पे किसी ने इजाजतनामा हासिल नहीं किया। यहाँ पे जो है वो मंदिर बनाने की परमिशन किसने अता की, परमिशन के लिए एप्लीकेशन किसने दी, ये किसी को पता नहीं है। सरकार खुद जो है उसने अवाम के मिसाइल से, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से, हमारे जो लोग रह रहे हैं उनके टैक्स पैसों से मंदिर बनाना शुरू कर दिया। शायद भाई एप्लीकेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स की तरफ से 2015 में ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन दी है, तो उसका मेरी बात सुन लें। ह्यूमन राइट्स उसके बाद जो हिंदू पंचायत है उन्होंने ये फैसला किया है कि हम इस एप्लीकेशन को परस्यू करेंगे, और 2016 में इस सब चीज की इजाजत दी गई है। तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना। मेरी बात सुने जरा। नवाज शरीफ के डाउनफॉल की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि वो अच्छा खासा खुद को जो है वो मजहबी सियासतदान कहता था, उसने मजहब से डिस्टेंस किया और उसने सेकुलर होने का जो है वो राग अलापा, और फिर कुदरत की तरफ से नवाज शरीफ के मुंह पे ये जूता पड़ा कि वो जलील होकर उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। आप याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को माफ कर लेंगे, लेकिन अगर किसी ने शिर्क किया, बुत परस्ती की, तो उसे कोई भी माफी नहीं है। खाना काबा के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से, मेरी बात सुन ले, अपने हाथों से बुतों को तोड़ा और खाना काबा को उससे धो के पाक किया। आज इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये इस्लाम को एक्सरसाइज करने के लिए बतौर निजाम इसका वजूद अमल में आया, और आप इसके कैपिटल के अंदर जो है वो मंदिर बना के गोया दुनिया को ये समझना चाहते हैं कि ये मंदिर। इस पॉइंट पे इफ्तिखार भाई को लेकर आता हूँ, क्योंकि वो इस्लामाबाद में रहते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि इस्लामाबाद में रहने वाले जो है उनकी क्या यानी कि फीलिंग्स हैं इस बारे में। और अब तो ये इस्लामिक काउंसिल में मामला जो है वो भेज दिया गया है, मंदिर की जो तामीर है उसको रोक दिया गया है। इफ्तिखार भाई आप इस सब पर क्या कहते हैं? जी इफ्तिखार भाई, पहली बात तो ये ही, वो शिर्क विर्क की तो बात है ही नहीं इसमें, इसका जी। मैं आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। हेलो, जी जी आ रही है आपकी आवाज। पहली बात तो ये इसका शिर्क के साथ तो ताल्लुक ही कोई नहीं है ना। हमारी पाकिस्तान आर्मी के अंदर अब ज़ाहिर हिंदू भी हैं इसमें, वो अभी रिसेंटली कैप्टन एक उसकी ज़ाहिर है वो अब उसको वो शहीद ही कह रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी भी कह रही है। वो बुगटी कबीले का था वो। अच्छा खैर वो एक सेपरेट बात है।
अब ये जो मंदिर की वो जो जमीन एलोकेट हुई थी, ये उस वक्त हुई थी जब नवाज शरीफ का दौर था, और वो नवाज शरीफ की तख्ती भी वहां पे लगी हुई है, इफ्तिताह हुआ है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों का क्या है, लोग हैं इस पे स्प्लिट हैं, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सैदपुर का वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कामरान लशारी ने उसको फूड मार्केट बना दिया है, तो वो उसी को रेनोवेट करके, क्योंकि उसका मैंने कई दफा विजिट भी किया है, उसके अंदर वो कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जब था उस वक्त वो उसी रास्ते से इधर से उतरा भी था जब टेक्सला की तरफ से वो जा। तो अब दूसरा बात है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ कहते हैं कि मंदिर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उनको बाबरी मस्जिद वो याद आती है, ठीक है ना। कुछ ऐसे लोग भी हैं, मस्जिद तो बना दी शब भर में माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सका, कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो अब क्या, अब जब इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास चले जाएगा तो उनके पास एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक जवाब आना चाहिए, उनकी तरफ से आना। हमारे जो मजहबी ख्यालात हैं, मजहबी जज्बात हैं, हम मुसलमान लोग हैं, अब ज़ाहिर हमें ये बात किसी को रोकना भी नहीं चाहिए कि अकलियत जो इधर पे एग्जिस्ट कर रही है वो पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए है, ठीक है ना। तो पाकिस्तानी हिंदू अगर यहाँ पे ज्यादा है, ये कम है, इसको मजहब के नाम पे भी इसको नहीं लेना चाहिए कि इसमें शिरक आ गया या फला आ गया। शिरक जो है वो ऑब्वियसली एक और चीज है। शिरक ज़ाहिर है कि वो अब यहाँ पे गिरजे भी मौजूद है। अब वो ईसाई जो ये कहते हैं कि जी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो वो तो एक शिरक हो गया। लेकिन अब ये तो नहीं आप गिरजे गिराने शुरू कर दें। एक इस्लामी रियासत के अंदर आपको इस चीज का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, और ये होली कुरान के अंदर है, ठीक है ना। वो बात लंबी हो जाएगी अगर मैंने होली कुरान के आयात को कोट करना शुरू कर दिया। तो उसमें फिर ये होता है कि आपको उनकी मजहबी इबादत है, उनको तहफ़्फ़ुज़ आपका फर्ज बनता है, ठीक है ना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब यरूशलेम में गए थे, जब फतह किया था यरूशलेम को, तो वहां पे यहूदियों की जो मस्जिद अपना उनकी इबादत गाह थी, उनको उन्होंने कुछ लोगों ने कहा, सहाबियों ने कहा कि आप इसको गिराएं, अब गिराने के बाद आप इधर मस्जिद बनाएं और या आप कम से कम इसके अंदर नमाज अदा करें। उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद वहां पे मस्जिद उमर जो है वो बिल्कुल उस गिरजे के वो सॉरी उस यहूदी इबादत गाह के बिल्कुल अपोजिट साइड पे बनाई गई है। वो आज भी एग्जिस्ट करती है मस्जिद अक्सा के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि वो मजहबी जो थी इबादत गाहें, उनकी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ है एक इस्लामी मुमलिकत की, ये फ़राइज़ में शामिल है। और सेकेंडली जो आप बात कर रहे हैं, अब एक दूसरा पहलू की मैं बात कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के अलावा बात है कि मजहबी जज्बा। अभी यहाँ पे अवाम क्या कह रही है, अवाम ये दोनों हिस्सों में बटी हुई है। वो कहते हैं कि ठीक है यहाँ पे हिंदू ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। जब हिंदू ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, इमरान के जो लोग ये कहते हैं, मेरी नूरुल कादरी से बात हुई है, जो अपना मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स है, वो कहते हैं हमने तो इसको प्रूव नहीं किया था। ये तो प्रूव ही उस वक्त हुआ था जब नवाज शरीफ होता था। लेकिन एक अच्छा जो एक मेरा ख्याल है कि इसका हल जो है, अब मेरे ख्याल में इसका हल है, अब या जाहिर है कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट है या अपोजिशन, जाहिर है एक मुश्तरका लाए अमल वो तैयार करते हैं या क्या बात करते हैं। लेकिन मेरे से अगर आप पूछते हैं कि आपका सोल्यूशन क्या है, तो सैदपुर वाला जो मंदिर है वो मेरा ख्याल है वो एक बहुत कदीम मंदिर है, और उसको आबाद कर दिया जाए, और उसमें मेरा ख्याल है हिंदुओं को इबादत का। और दूसरे जो मंदिर है, जो जैन मंदिर तोड़ा था, ये दूसरे मंदिर तोड़े हैं जो पुराने एग्जिस्ट करते थे जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो वो उनको बहाल कर देना चाहिए। अब कटास राज का जो मंदिर है वो उन्होंने बहाल कर दिया, उस पर किसी को इतराज नहीं हुआ था। तो कटास राज का मंदिर जहाँ पे हिंदू यात्री आते हैं और लोग वो उधर से अपने वो इबादत जो है वो जो भी तरीकाकार है वो वहां पे करते हैं। एक सूरज मंदिर है जो 4000 साल पुराना है, वो मुल्तान के ऊपर, वो भी उन्होंने रेनोवेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो इसलिए वो हो रहा है कि ये मतलब एक अच्छी खासी बड़ी जमीन है, इसके ऊपर वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो आबादी ये कैपिटल में आबादी जो है वो बहुत कम है हिंदुओं की। लेकिन एक दूसरी राय ये भी है काजी साहब के क्योंकि ये कैपिटल है, कैपिटल में हिंदुओं की इबादत गाह, जो पाकिस्तानी मुसलमान हिंदू हैं, उनकी भी एक इबादत गाह की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब आप क्या चाहेंगे कि लंदन के अंदर मुस्लिम आबादी है, इस्लामिक सेंटर्स हैं कि नहीं? और इसी तरह हम नहीं चाहेंगे कि न्यूयॉर्क के अंदर या ब्रुकलिन के अंदर या उधर न्यूजीलैंड के अंदर। मैं रेज करना चाहूंगा इफ्तिखार भाई, यहाँ पर जो मस्जिदें बनाई जाती हैं वो मुसलमान खुद चंदा इकट्ठा करते हैं और उनसे बनाई जाती हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि हुकूमत जो है वो इनको इजाजत दे देती है।
शायद भाई आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि गालिबन आपका जो सवाल है वो इफ्तिखार भाई सही तरीके से सुन नहीं सके, इसलिए जो आपके सामीन और नाजरीन हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि वो हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। आपका सवाल था कि नया मंदिर बनाना की इजाजत होनी चाहिए या नहीं, और वो भी इस्लामाबाद और पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर जहां पे हिंदू मौजूद ही नहीं है। और उनका जवाब ये था कि मंदिर गिराना नहीं चाहिए। तो मंदिर ना गिराने के ऊपर तो सबका इतफाक है, कोई मुसलमान नहीं कह रहा कि हिंदुओं के मंदिर गिरा दें या तोड़ दें। सवाल ये है कि एक नया मंदिर और बुत परस्ती का गढ़ पाकिस्तान के सिटी इस्लामाबाद के अंदर बनाया जाए, इसकी मैं सख्ती से मुखालफत करता हूँ। और अगर इमरान खान से मैंने सवाल समझा, ये ऐसी बात नहीं है कि वो मेरा भाई एक मिनट जवाब सुनने, उन्होंने क्या कहा? मुझे जवाब देने दिया करें ना पूरा फिर। जी जी हाँ जी जी इफ्तिखार भाई, मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि ये मंदिर की जो जमीन है वो नवाज शरीफ के जमाने में हुई थी, नवाज शरीफ की पट्टी लगा खत्म कर दी और एक मंदिर को रख लिया है। बाकी हर चीज नवाज शरीफ की रिवर्स हो गई है। इवन के ग्वादर पोर्ट को भी आपने सील कर दिया, सारे फैसले उसके रिटर्न हो गए और मंदिर आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मंदिर की हो रही है, फिर अगर आपने उसको खलारा डालना है तो वो मैं उधर ले जाता हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? उधर आप स्पेसिफिक रहे मंदिर तक, ठीक है ना? मंदिर की जो बात हो रही है, मंदिर की बात हम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं जो वो भी रिवर्स हो गया, ये भी रिवर्स हो गया, ये नवाज उसका, फिर फौज ने ये कर दिया, फिर उसने ये कर दिया। जस्ट फोकस टू द मंदिर ओनली, ठीक है ना? काजी साहब मेरी बात सुन ले, उसके बाद इंटरफियर नहीं करें, ठीक है? मेरा जो मौकफ ये है कि मंदिर की जमीन की जो एलोकेट, अब ये करें कि वो भी वापस कर लेते, वो भी वापस कर लेते, उसको फिर उस जुर्म की सजा देनी चाहिए थी। अब ये एंटायरली एक इररेलेवेंट बात है, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है काजी साहब कि वो जो मंदिर जो है वो उसकी जमीन की एलोकेशन उस वक्त हुई थी जिस वक्त, अब नवाज शरीफ को वापस करते, नवाज शरीफ का क्या तलक आ गया आप इसमें? नाउ रिस्पांसिबिलिटी लाइज विद इमरान खान, ठीक है ना? तो इमरान खान को अब सोचना ये, उसने जो बेहतर सोल्यूशन ये था कि उसको इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तरफ भेज देते। आप कहते हैं बनना चाहिए, मैं कहता हूं नहीं बनना चाहिए, वो कहता है बनना चाहिए, वो कहते हैं नहीं बनना चाहिए। तो जब इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास जाएगा वो दोनों इस्लामी नजरियाती काउंसिल इस काम के लिए नहीं बनी कि वो ये बताए कि मंदिर की इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये उसकी रूलिंग्स के अंदर नहीं आता। मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर किसी जगह कोई और शोहरों को तशद्दुद करने के लिए तो नहीं बनाई गई। अभी खान शरानी की जो उसके अंदर किस मकसद के लिए बना था, समझ ले? उसका मतलब अब ये भी हमने तय करना है कि वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अंदर गलत चला गया था, ना? अब उसकी तरफ गया। अच्छा, किसने तय करना है? जंजुआ ने तय करना है, इफ्तिखार ने करना है, काजी ने करना है, किसने तय करना है? देयर इज सम फोरम आल्सो। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और मैं फोर्स कर रहा हूं उसके अंदर। अब ये बात नहीं, वो तय करने वाली अथॉरिटी कौन है? वो मलका एलिजाबेथ तो नहीं है ना बैठी हुई, ठीक है ना? तो वो अब कहने का मकसद ये है कि अगर होगा तो वो जाहिर है कि कोई सर्टेन फोरम के ऊपर होगा। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी औकात नहीं है, तो अब इसी तरह जो भी फोरम होगा वो लीगल फोरम होगा। उसमें इस्लामी शरीफ काउंसिल की इसलिए बात आ गई कि लोग मंदिर के खिलाफ ये बूत शकन या वो महमूद गजनवी जो अचानक राइज हो गया, वो उस हवाले से वो डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उस मंदिर को सक्कर में होना चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं। अब पहले ये है कि किस बंदे ने क्यों एलोकेट की इस जगह पे जमीन, उसकी क्या रीजन थी, उसको भी निकाला जाए, ठीक है ना? अब वापस कर लिया जाए तो बात है ना। जी इफ्तिखार भाई, शायद भाई बात ये है कि ये इजाजत देनी जिन्होंने दी वो 2016 में नवाज शरीफ साहब ने दी। अब आगे इस बात को हम इसलिए खत्म कर रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए या नहीं चाहिए, ये इस्लामिक काउंसिल में गया है, वो डिसाइड करेंगे। और उसके बाद जैसे इफ्तिखार भाई मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल सुनिए, मैं चैलेंज के साथ एक सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। कोई बंदा मुझे ये बता दे कि पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स ने किसी मुल्क के अंदर एप्लीकेशन दी है कि यहाँ पे मुसलमान मौजूद है इसलिए यहाँ पे मस्जिद बननी चाहिए? क्या पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स ने ये एप्लीकेशन दी है कि यहाँ पे ईसाई मौजूद है उनका गिरजाघर बनना चाहिए? कोई एक इसका मतलब होना चाहिए पूरी दुनिया से।
पाकिस्तान के अंदर इफ्तिखार भाई, जी इफ्तिखार भाई, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था, पाकिस्तान को जो है वो दोबारा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं और हम इसकी कदर इजाजत देंगे। और ये डायलॉग है, इस्लाम के नाम बना था, ये डायलॉग है। असल में होना ये चाहिए कि नवाज शरीफ ने वो अलाउ किया कि नहीं किया, ठीक है ना। आप नवाज शरीफ जाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिसने अलाउ किया था उसको नवाज शरीफ पैमाना नहीं है। अच्छा शाहिद भाई प्लीज वन एट अ टाइम। नवाज शरीफ पैमाना नहीं है, हरकत जिसने की उसमें नवाज शरीफ पैमाना नहीं है, ना वो पैमाना था, ठीक है ना। तो इसलिए उसको चाहिए था कि उस वक्त डिसीजन करना। उस वक्त भी रिलीजियस उम्मा की काउंसिल मौजूद थी, काजी साहब, उस वक्त भी उम्मा की काउंसिल मौजूद थी। ये नहीं है कि उम्मा की काउंसिल नहीं थी उस वक्त भी उनके साथ जो जय्यत उलमा थे, मशाइख थे, ठीक है ना। अगर उनको करना था तो वो उस वक्त ये बैठ के पार्लियामेंट में ये डिसाइड करता। ये नहीं है कि जो उसको अभी आप वापस करते हैं, इमरान खान की जिम्मेदारी आ गई। अब कहने का मकसद ये काजी साहब, अगर वो चीज अब उसका सोल्यूशन होना ना, कि काजी उधर ही घुसे रहना है उसके अंदर। अगर कोई उसका सोल्यूशन चाहिए तो देयर मस्ट बी सम फोरम जहां पर डिसीजन हो, ठीक है ना। तो डिसीजन तभी हो सकता है ना कि किसी फोरम पे भेजे। अब मुझे ऐन मुमकिन है कि हो सकता है वो भी चले जाए कोर्ट के अंदर कि हमने इसका अप्रूवल ली हुई थी पिछली गवर्नमेंट के उसने। जी भाई साहब, आप दोनों भाइयों के अपने अपने व्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे इफ्तिखार भाई आपने पहले कहा, हमीद भुट्टो साहब ने भी कहा कि इस्लामाबाद में एक मंदिर मौजूद है, उसको रेनोवेट करके उनके हवाले कर दिया जाए। शायद जो काउंसिल है वो भी यही मतलब है कि नतीजा निकाले। लेकिन चलें, इस पे हम जब कुछ नतीजा आएगा तो इस पे बहस होगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इफ्तिखार भाई आपसे कि अरशद मलिक साहब जो जज हैं उनको बरतरफ कर दिया गया है और अब नून लीग वाले जो हैं वो फिर एक बार मिठाइयाँ बांट रहे हैं और कह रहे हैं जी कि उनके तमाम फैसले जो हैं वो कल अदम हो गए हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे जज जो हैं उनको फारिग भी किया गया है इन द पास्ट और उनके जो फैसले हैं वो बरकरार हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? वो शौकत साहब जो थे, जस्टिस शौकत साहब, उनको भी बरतरफ किया गया था, ठीक है ना। लेकिन उनके जो फैसले हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, ठीक है ना। और इसी तरह अगर ये बात है अरशद मलिक के एक फैसला नवाज शरीफ की हमायत में भी तो आया था, क्या वो भी सेटिस्फाइड हो गया? ठीक है ना। तो अब ये जो है वो क्योंकि जो फैसला सूट करता है वो तो ठीक है, जो फैसला सूट नहीं करता वो जाहिर है कि उसको ये सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि मिठाइयाँ बांटेंगे तो, लेकिन मिठाइयाँ बांटने में क्या नवाज शरीफ की सजा जो है वो सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती? असल बात तो ये है ना। तो अगर वो लेके जाए कोर्ट के अंदर कि जी अब वो सेटिस्फाइड हो गई है तो उसको सजा माफ की जाए, उसकी नाअहली भी माफ की जाए सारा, तो मेरा नहीं ख्याल को इस तरह की हरकत करेंगे। जी का साहब सही है। अब शायद भाई आपका क्या ख्याल है इस चीज पे कि नून लीग वाले जो हैं वो जब इनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो सारी अदालतें खराब हैं, बुरी हैं, जब हक में आता है तो ये मिठाइयाँ बांटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे इफ्तिखार भाई कह रहे हैं कि वैसे भी मीडिया में ये चल रहा है कि जो फैसले हैं वो कल अदम नहीं होते, वो बरकरार रहते हैं। मैं आपके सामने जो नुक्ता नजर पेश करने जा रहा हूँ, ये आज अभी तक पाकिस्तान या दुनिया के किसी मीडिया ने किसी टॉक शो के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश नहीं किया गया, उसको जरा गौर से सुनिए। नंबर एक, मैंने जो एहतसाब के जो सरबराह हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मुझे बड़ी हंसी आई और मैं देखता रहा कि शायद आज लगता है कि इनका माइंड स्विच ऑफ है। वो ये कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में ये आर्गूमेंट पेश किया कि आपके पास प्रॉपर्टी की मालूमात आ गई हैं, ख्वाह वो कैसे भी जरिए से आई हैं, किसी भी जरिए से आई हैं, लेकिन मालूमात आप तक पहुंच गई हैं। अब चूंकि मालूमात आप तक पहुंच गई है लिहाजा आप कार्रवाई करें, इन्वेस्टिगेशन करें। और यहाँ पे वही मौसूफ ये कह रहे हैं कि वो सीडी किसने कैसे आई, वो डीवीडी किसने बनाई, वो डीवीडी मीडिया के सामने किसने पेश की, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। भाई जज करप्ट था, करप्ट साबित हो गया। वो जज जो है वो नायल था, उसकी नायलियत साबित हो गई, वीडियो आ गई। अब जो असूल आपने सुप्रीम कोर्ट में जो दलाइल दिए उन दलाइल के ऊपर, अपने दलाइल के ऊपर तो कायम रहे ना। और अगर वही दलाइल आप यहाँ अपनाएं तो फिर जज अरशद मलिक को जेल होनी चाहिए। और जाहिर है जिस केस के अंदर वो मुजरम साबित हुआ है, मिली भगत साबित हुई है, वो केस शाह वो नवाज शरीफ का था या किसी और का,
लेकिन चूंकि इत्तफाकन यहाँ पे वो केस वही था जो नवाज शरीफ का था, तो जाहिर है ये केस नील एंड वाइट हो जाएगा। लेकिन इसके जो पिछले उन्होंने फैसले किए थे वो अपनी जगह पे बरकरार रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे एक बंदा रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा है और उसका एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट के अंदर वो पकड़ा जाता है और पता चलता है कि इसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो जो आखिरी एक्सीडेंट हुआ है उसके जो लॉसेज है वो उसके सारे होंगे। लेकिन उससे पहले जो एक्सीडेंट हुए जिसके अंदर वो नहीं पकड़ा गया, जिसके अंदर उसका कसूर नहीं था, तो वो जो है वो बरकरार रहेंगे। उसके ऊपर नहीं कह सकते कि आप इसको भी रिवर्स करके इसको फॉल्ट एक्सेप्टेड करार दिया जाए, क्योंकि वो नहीं पकड़े गए तो वो नहीं पकड़े गए। लेकिन जो लास्ट है पकड़ा गया तो अब उसके ऊपर जो है फोर्सेज होंगी, और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि किसी भी शख्स की कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर हमारे दिमाग के अंदर ये है कि हमने हर बात में नवाज शरीफ को मुजरम ठहराना है तो फिर ठहराएं, और अगर हमने ये फैसला करना है कि हमारी जॉब जो है, हम एक जर्नलिस्ट जो है वो उसका तल्लक किसी पार्टी से नहीं होता और मेरा तल्लक किसी से नहीं है, मैं तो कहता हूं कि जो नवाज शरीफ ने जुर्म किए हैं उसके अंदर उसको पकड़े, और अगर आपने नवाज शरीफ को पकड़ना है तो आपके सामने कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, ये स्कीम तो मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये सारों ने पैसे मिलके खाए। अगर इसके ऊपर एक्शन होता तो नवाज शरीफ के साथ और भी जेल में जाते, तो इसमें उसको नहीं पकड़ा जा रहा। लेकिन अकामा पजामा ये सारे जो है ये इस तरह के केस बना के, वो जिन केसों का कोई सर पैर ना पैर है, फिर आप एक मुल्क के अवाम और उनके मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को, होने वाले वज़ीर-ए-आज़म को आप हटाना चाहते हैं। आपने तो उनको बरी कर दिया है बिल्कुल। मैंने हकायक आपके सामने रखे हैं, कोई डिनाई करे दलील के साथ। जी नहीं बहरहाल हमारे नजदीक जो हकायक होते हैं ऐसा, हमारे नजदीक जो हकायक होते हैं ना इंडिविजुअल के पास, वो अवाम के पास नहीं होते, ठीक है ना। तो जाहिर है कि वो हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपने दिमाग से एक चीज सोच रहे होते हैं। अब जब अरशद मलिक के खिलाफ केस जब सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा वहां पे हकायक और नजर आएंगे लोगों को। सही, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो आपने बात की है कि क्या, हाँ वही ना कि वो हम कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज है, या मेरी तो होती है ब्रेकलेस न्यूज, उसकी कोई ब्रेकें नहीं होती। तो उसमें अब होता यह कि कुछ चीजें जो हमने डिस्कस भी की है, या लोकल इधर ही बैठे हुए हैं हमने, तो उसमें जाहिर है कि वो यही कह रहे हैं कि हमें जो हर्डल्स आ रही हैं, मैं ऑफ द रिकॉर्ड एतजाज ऐसे सभी बात, जाहिर है वो हमसे बेहतर ब्रेन है ना तीनों से, लॉ के हवाले से। तो लॉ के हवाले से कहते हैं कि इसके जो केसेस जो इसने डिसीजन दिए नवाज शरीफ के हवाले से, वो जाहिर है कि वो वापस नहीं होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ को एक में फैसला उसके हक में भी हुआ है, तो वो भी क्या वापस लेगा, ये कभी भी नून लीग वाले उसकी बरियत के लिए नहीं जाएंगे। जी काई साहब, मुख्तसर बिल्कुल ऐसे ही है इफ्तिखार भाई जो आपने बात की है। अच्छा, हम थोड़ा सा जरा पाकिस्तान से हट के एक और दुनिया में चलते हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है? यौम आज़ादी के दिन व्हाइट हाउस के सामने लोगों ने अमेरिका का झंडा जो है वो जलाया, और जो हामी है प्रेसिडेंट ट्रंप के और जो मुखालफीन है उनके दरमियान भी हुए। आप क्या समझते हैं? पहले तो ये सुनने में आता था कि दूसरे ममालिक में अमेरिका का झंडा जलाया जाता है फॉर सम रीजन, तो अमेरिका में ये क्या हो रहा है? जी इफ्तिखार भाई, मुझसे क्वेश्चन है? जी आप दोनों से क्वेश्चन है। आप देखें, पहली बात तो ये है कि क्योंकि मेरे आपको भाई वो मेरे हमारी तो फैमिली अमेरिकन नेशनल है मेरे अलावा, तो उनके साथ राब्ता रहता है, वो सारे पढ़ने के गए उधर में, हमारे घर भी हैं वो सारे, तो वो उनसे जब बात होती है तो वो यही कह रहे थे कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिकी परचम जलाया गया। तो उस पर अभी उसने कहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं वो करूंगा, लेजिस्लेशन भी करूंगा झंडे की हुर्मत पे। फिर वो जो क्रिस्टोफर कोलंबस का मुजस्मा कराया गया है, तो और उस पर ओहायो में भी उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस का जो था वो फिर जो उसका गवर्नर था उसने कहा कि मैं खुद ही उतार के रख लूं, इससे पहले इसको तोड़ा जाए। तो वो जो गुलामाना जो गुजरी हैं, लॉज जो गुजरे हैं, जो जिसके ये सिंबल्स थे, तो उनको आपको याद है क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। उसके बाद फिर कॉलोनीज बनी, कॉलोनी फिर उनके क्या कहते हैं जंगे उनकी आज़ादी हुई। फिर 1776 के अंदर जॉर्ज वाशिंगटन जो था वो पहला अमेरिकी सदर बना था। अच्छा, अब ये जो है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो है, आपको याद है कि वो झंडा पाकिस्तान में जलाना, मतलब किसी भी जगह जलाना, वो इटसेल्फ एक बगावत की अलामत होती है। यानी उस कंट्री की जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो
बुनियादें हैं वो हिल जाती हैं। इधर मुझे याद है कि मैं गया भी था उधर सक्खर एयरपोर्ट के ऊपर, जीएम सैयद ने झंडा जलाया था, तो ये 1989 की बात है, 1 अक्टूबर की। तो वहां पे फिर उसको ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको उठा लिया और फिर लेकर चले गए, तो वो एक अलग बात है। तो कहने का मकसद यह है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपका, और वो दुनिया की ताकतवर तरीन कंट्री जो उसको कहा जाता है, सुपर पावर कहा जाता है, उसके अगर झंडा जलाया गया है तो ये एक बहुत बड़े मायने खेज है। और उसकी जो बिल्कुल जो अभी वो पेंटागन में के साथ भी मीटिंग्स में है, और साथ कैपिटल हिल और CIA के जो डायरेक्टर है उनके साथ भी मीटिंग में, लेकिन अपनी आवाम के खिलाफ तो नहीं कर सकते। अब इसी तरह उन्होंने पुलिस को ऑर्डर किया था कि उनको गैर मुसल्ला किया जाए, तो पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी थी डोनाल्ड ट्रंप की। अब 3 नवंबर को हो रहा है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है अभी 2020 में, तो मुझे नहीं लगता कि अब शायद तारड़ जो है वो इसका सपोर्टर है ट्रम्प का, वो बार बार ये कहता है कि जी यहाँ पे जो कुछ गुंडे थे वो नशे की हालत में थे, फलां थे, वो ना के। अब उसकी जो वीडियो जो है फिर शाया की वायरल की गई, शायद तारड़ के वो सामने के भाईजान ये बताएं कि ये नशे में है या टोन है या क्या है। तो वो फिर उसने इस चीज को कहा कि ये हायर किए गए हैं, फिर बताया गया ये बाकायदा फलां जो एरिया है वाशिंगटन का या न्यूयॉर्क का, वहां के ग्रुप्स ने शक्ल देकर ये वहां पे आए हैं। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने झंडा जलाया कि हमें ये तकसीम जो है ये 4 जुलाई को होता है ना इनका, 1976 का जो इनका है बना था नेशनल जो उनका हॉलीडे, तो उसमें मुताबिक जो वो तो कहते हैं एग्जाम ये जो बनाई हुई है इन्होंने स्टेट्स हैं, जिसकी यूनाइटेड स्टेट्स की आप बात करते हैं, USSR भी तो ऐसे ही था ना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था। तो ये भी जो बात कर रहे हैं कि जो 50 जो स्टेट्स हैं वो भी अपनी अपनी उनके अंदर वो ग्रीवेंसेस मौजूद हैं और अभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं ब्लैक के अंदर। आपको याद है कि जो वेस्ट इंडियन है, जो दूसरी क्रिकेट टीम्स हैं, वो भी अपने ब्लैक वो लगा के वो क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प इज इन ट्रबल। तो मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिका को अपनी एग्जिस्टेंस चाहिए बरकरार रखने के यूनाइटेड स्टेट्स की हैसियत को बरकरार, यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स की हैसियत को बरकरार रखना चाहता है, तो वो ऑब्वियसली उसको ये जो फ्यूल है खुद ही जो डालता है, खुद वो फ्यूल डालता है, जो रेसिज्म का फ्यूल डालता है, वो उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। जी कैसे जी शाहिद भाई, आप क्या समझते हैं कि जो अभी हालात हैं उनमें ट्रंप जो है वो आने वाला इलेक्शन जीत सकेगा? इस वक्त अमेरिका को 3 किस्म के चैलेंजेस का सामना है। नंबर 1 ये कि ये पहला मौका आया है कि पेंटागन और व्हाइट हाउस इनके दरमियान इख्तलाफ चल रहा है, और व्हाइट हाउस जो है वो सदर ट्रंप के साथ है, लेकिन पेंटागन जो है वो सदर ट्रंप के फैसलों की तायद नहीं कर रहा। और यही वजह है कि हुकूमती जमात को सख्त किस्म के चैलेंजेस का सामना है। सदर ट्रंप के ऊपर बार बार जो है वो उन्हें ट्रायल करने की कोशिश की गई और पार्लियामेंट के अंदर करारदाद लाई गई, लेकिन उस करारदाद को बावजह जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा। और वो ग्रुप जो है वो अपोजिशन पार्टी के दरमियान मौजूद है, और अपोजिशन पार्टी ये समझती है कि सदर ट्रंप की वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उसके अंदर एक ये भी है कि आपको पता है कि इस वक्त फलस्तीन के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो इसराइल वही काम करने जा रहा है जो भारत ने कश्मीर के साथ किया है। वो फलस्तीन का और उर्दन के एक खास इलाके को जो मुतनाज़ा इलाका था उसको इसराइल का हिस्सा बनाने जा रहा है, और इसमें अमेरिका की उन्हें भरपूर तायद हासिल है। ये एक ग्रुप शामिल है अमेरिका के अंदर, जितनी भी इसराइली लाबी जो है वो फाल हो जाए, लेकिन एक हल्का हमेशा से मौजूद रहा है, वो ये कहते हैं कि फलस्तीन का वजूद अपने तौर पे कायम रहना चाहिए और फलस्तीन को बिल्कुल मलिया मेट करके इसराइल के अंदर शामिल ना किया जाए। एक ये है। दूसरा फैक्टर ये कोरोना वायरस है। इस कोरोना की वजह से अमेरिका के अंदर इतनी बेरोजगारी बढ़ी है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। एक दफा $3400 की पेमेंट अमेरिका ने जो है वो आम लोगों को की है, उसके बाद किसी बंदे को कोई पेमेंट नहीं मिली। और ये जो गुर्बत का खते एक आखिरी सतह उससे नीचे जो जब गुर्बत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो फिर आम लोग जो है वो उसी तरह बाहर निकल आए हैं जिस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी से तंग लोग जो है वो धरने में जाके बैठ जाते हैं। और तीसरा फैक्टर ये जो है ये ब्लैक लाइव्स मैटर, ये आज तक अमेरिका के अंदर मौजूद है, क्योंकि ब्लैक लाइव जो है उनका नुमाइंदा जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा है, और ये मामला इतना आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। तो ये तीनों फैक्टर मिलके
एक जगह पे जब जमा हो रहे हैं या जमा हुए हैं, तो फिर अमेरिका को उन हालात का सामना है जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर या दूसरे ममालिकों के अंदर अमेरिकन और दूसरे जो है वो रॉ की मिली भगत से हमारे यहाँ जो है वो इस तरह के एहतजाज होते हैं और फिर हुकूमत को जो है वो मुख्तलिफ के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका के अंदर ऐसा एक अरसे तक, अगले कई सालों तक कुछ नहीं होने वाला कि जिससे उम्मत मुसलमान को कोई फायदा पहुंचे या दुनिया के अंदर जो है वो हम समझे कि ताकत का तवाज़ुन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। इस तरह की कोई चीज बरतानिया में बैठे हुए मुझे नजर नहीं आती। ठीक है, इफ्तिखार भाई आपसे आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ, वो ये कि कुछ पीआईए पे अपडेट दे सकते हैं आप कि पीआईए के क्या हालात हैं, कब तक फ्लाइट जो है वो खुल सकेंगी? अभी 3 तक तो वो था, उसके बाद सेक्रेटरी जो है फॉरेन अफेयर्स ने वो ईयू को उन्होंने दोबारा जो है वो जो उनके सुफरा हैं ईयू के, यूरोपियन यूनियन के, उनके साथ आज भी उनकी मीटिंग थी। तो मेरा ख्याल है कि वो जो मेरी अभी बात नहीं हुई उस सेक्रेटरी से फॉरेन अफेयर से, तो वो वैसे इंडिया ये सुबह तक दे रहे थे कि पहले जो उन्होंने, अभी तक फ्लाइट्स उस तरह बंद नहीं है जिस तरह आप हम समझ रहे थे कि बिल्कुल बैन हो गया। तो वो मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हम जो देख रहे हैं कि जो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो ईयू की तरफ है, और मेरा ख्याल है कि ये विद इन 1 वीक और सो वो आहिस्ता आहिस्ता ये रिस्टोर होने शुरू हो जाएंगे। जी कैसा? और जो पीआई का वैसे मामला उठा था इफ्तिखार भाई, उसके बारे में क्या हो रहा है? कुछ इकदाम आगे बढ़े हैं या कि बस ये वो भी खटाई में है? हाँ, वो अब वो कर रहे हैं, वो दूसरी ये पायलट्स की बात कर रहे हैं। जी जी, पायलट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, पायलट्स के बारे में ठीक है, वो जो पाल्पा थी उनकी जो यूनियन के साथ, उनके साथ भी मेरी बात हुई है। तो ये बेसिकली जो है थोड़ी सी नालायकी कर गया ये गुलाम सरवर खान जो है मिनिस्टर जो है। इस तरह की बातें जो है नेशनल इंटरेस्ट की होती हैं, तो नेशनल इंटरेस्ट की बात अब पार्लियामेंट में आप रोला डालने की क्या जरूरत थी उसको? वो आगे बता देता है क्योंकि ये 2018 के अंदर ये केस पर सुप्रीम कोर्ट में लगा था और कि ये जो डिग्रीज की जो जाली या फेक है या इस तरह की बात जो चली थी, तो बाकायदा हुकूमत उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत ने जो जमा करवाया था कि ये पायलट जो है मतलब वो फेक है उनकी डिग्रीज, और ये 2018 जनवरी की बात है। तो अब वो जो सिलसिला उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसमें कुछ लोगों को उन्होंने बरतरफ किया, या पहले तो सस्पेंड किया, अब मुझे वो कहा जा रहा है कि बरतरफ किया है। 200 सम के करीब पायलट है। लेकिन कहने का मतलब उनको जिन लोगों ने पॉलिटिकली उनको कवरेज दी है या उनके पैट्रोनाइज किया है उन लोगों को, और वो मैटर की सनद जाली अपना है, तो इट मीन्स कोई प्रोसेस जो है उसको, इंडक्शन की जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। और जिन लोगों ने इस तरह के जाली लोग या इस तरह के 2 नंबर लोग जो हैं उनको पीआईए के अंदर इंडक्ट किया, क्योंकि आप देखें ना एक एयरक्राफ्ट जो है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी वो एक बंदे के ऊपर जिम्मेदारी होती है। वो मैं उसको भी नहीं मानता है, ट्रैफिक कंट्रोल ठीक है उसका सेकेंडरी रोल होगा, लेकिन पायलट जो है उसका मेजर रोल होता है। तो पायलट को अगर इस किस्म का अगर आप ले आए कि जिसकी इवन 0 टॉलरेंस होनी चाहिए इसके ऊपर, तो वो अगर वो इस तरह की आप लेके आएंगे तो जाहिर है कि वो हमारे लिए वो डिजास्टर होगा। अब ये बात हमें यूरोपियन यूनियन को भी समझा रहे हैं ये लोग कि ये जो निकाले गए हैं, जो भर्ती किए गए हैं, जो ऑलरेडी जो अब हैं, जो लेके जा रहे हैं हमारे वो पायलट सब जा रहे हैं या आ रहे हैं। तो ये मैं पिछली दफा भी आपको कहा था कि ये वो करियर है जिसमें ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ये उसकी जो कैनेडी मिसेस कैनेडी ने थी, उसने ये कहा था जब वो न्यूयॉर्क से गई थी फ्लाइट उसकी लंदन को। एक बहुत मशहूर स्लोगन होता था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पीआईए। हाँ जी, ये एक इनका बहुत बड़ा स्लोगन होता था। कोई ना ये स्लोगन दिया था उसकी तरफ से मिसेस कैनेडी ने। तो शी वाज द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट एट दैट टाइम। तो वो बल्कि एक हग सीन भी है पायलट के साथ, वो हग कर रही है हैथ्रो एयरपोर्ट पे। तो वो भी एक बड़ी वो पीआईए के ऑफिस में भी वो लगी हुई है, तो ये वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, गूगल करेंगे तो आप। तो अब वो जो डिक्लाइन हुआ है वो पॉलिटिसाइजेशन की वजह से हुआ है। लोगों को भर्तियां हुई हैं जो ये इसके अंदर, वो जो जिस बंदे ने भर्तियां की हैं पीआईए के, सिर्फ पायलट्स नहीं, आप एयरक्राफ्ट के ऊपर पर जो एम्प्लॉय है वो उस पर कितने होने चाहिए एयरक्राफ्ट पर, वो भी आप दूसरी कंट्रीज की एयरक्राफ्ट के देखें, एयरलाइंस पर देख लें, वो इसका कम से कम 10 गुना तो टर्किश एयरलाइन से ज्यादा है। ठीक है ना? तो वो मैं बड़ी लंबी डिटेल्स है, वो बात आपसे बाहर निकल जाएगी। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिसाइजेशन होती है या पॉलिटिसाइजेशन हुई जी,
जी जी, मैं क्रिटिसाइज जो हुआ है हमारा, जो PIA जो है, चलें शाहिद भाई आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जो यहाँ पे मैं जो है वो आपको याद कराऊंगा कि हमारे पिछले प्रोग्राम के अंदर मैंने एक बात कही थी कि PIA के ऊपर ये जो पाबंदी है ये आर्जी नहीं है, ये एक तवील अरसा रहेगी। और इफ्तिखार भाई साहब ने कहा कि नहीं, ये पाबंदी नहीं है, बल्कि फ्लाइटें तो मामूल के मुताबिक चल रही हैं। तो गालबन इनकी मालूमात उस वक्त जो जी है वो बिल्कुल अपडेटेड नहीं थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो पाबंदी लगी थी, आपको पता है इसी का असर था कि फिर एशिया में जो फ्लाइट गई उसको भी वापस कर दिया गया। और PIA का जितना अमला है, ये मैं आपको इतला दे रहा हूं कि आज से वो जिस दिन ये केस हुआ उससे 2 दिन बाद PIA का सारा अमला वापस भेज दिया गया। और बरतानिया और यूरोप में इस वक्त PIA का किसी किस्म का कोई स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब ये बात ये है कि हमारे इफ्तिखार साहब भाई की बात ये है कि उनका दिल करता है कि वो सच बोले, 3 लेकिन वो जुलाई नहीं के बोल बाद सकते। की बात मैं है, उसकी एक मिसाल देता 3 हूँ। जुलाई के बाद की बात है। अच्छा, मैं एक आपके सामने बात रखना चाहता हूं। मैंने ये कहा था पिछले प्रोग्राम के अंदर कि गुलाम सरवर खान ने जो स्टेटमेंट दी है ये उसकी अपनी नहीं है, इसके अंदर इमरान खान साहब शामिल हैं। और उस वक्त ये कहा गया कि नहीं, ये जो है गुलाम सरवर खान साहब का जो बयान है ये मुल्की मफाद के खिलाफ है। अगर ये बयान मुल्की मफाद के खिलाफ है तो इमरान खान साहब ने मीडिया टॉक के अंदर उसका मुकम्मल दफा किया है। इसका मतलब ये है कि मुल्की दफा के खिलाफ बयान जो है वो गुलाम सरवर खान ने नहीं दिया, ये इमरान खान का बयान है, ये पाकिस्तान के वजीर आजम का बयान है जो मुल्की मफादात के सारे खिलाफ इमरान है। खान के थे। अब अगली बात ये सुन लें हाँ, कि ये PIA का ये उस जो वक्त सारा मैंने ये भी कहा शाहिद था, भाई, शाहिद भाई हुआ ऐसे तो जी, नहीं मैंने हो उसको सकता भी ना, कहा था। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि जो भी काम हो पाकिस्तान में वो इमरान खान पे फेंक दो। वजीर आजम ने अब खुद तो अमल किया है, वो मेरे वो कहने नहीं, पे तो सारे अमल नहीं उनके किया। बाद काम है। ये जो कोरोना वायरस है इमरान खान की वजह से आया है, ठीक है ना। वो जो उसने भर्ती कराए थे मुशाहिदुल्लाह खान ने, एक न्यूयॉर्क में लगाया था, और वो एक न्यूयॉर्क में एक पेरिस में लगाया था, वो इमरान खान की वजह से लगाया था, अब बात ठीक यह है है ना। कि वो मुल्क की पाकिस्तान मफाद था। पूरा उलट जाए। अब बदकिस्मती ये है कि अगर खुदा ना करे पूरा पाकिस्तान उलट जाए, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने ये फैसला किया हुआ है कि हमने कहना है कि इमरान खान ईमानदार है, वो पाकिस्तान को लंदन की बजाय स्कॉटलैंड लेके जा रहा है। और हमने फिर भी ये कहना है कि इमरान खान ईमानदार है, उसकी ईमानदारी जाए बाढ़ में। और पाकिस्तान में हजारों मौलवी भी ईमानदार हैं, उनके ऊपर कोई बेईमानी का या बदयांती का किसी ने जो है वो आज तक शायबा भी नहीं किया। बात यह है कि इमरान खान के अंदर अहलियत होती तो पाकिस्तान, अब मुझे ये डर लगता है कभी कभी कि वैसे इमरान खान वैसे ये शाहिद ना भाई, कह दे। वैसे काजी शाहिद साहब भाई, मुझे एक जुमला कहने नहीं दें, एक मिनट जुमला शाहिद कहने भाई, दें, नहीं शाहिद एक भाई, जुमला बात ये है कि एक जुमला इमरान खान में एहलियत है या नहीं, आप इसको एक तरफ रखें, लेकिन उनकी जो टीम है उसमें एहलियत नहीं है, इमरान खान में जरूर मौजूद मुझे होगी। एक एक और नहीं एक जी, जुमला आप कहने दें। इमरान मुझे खान कभी की कभी बात डर करें, लगता है कि एक इमरान खान इमरान ये ना खान की कह बात दे करें, कि मैं इस पाकिस्तान को ही बेच दूंगा, ये मुझे और इमरान ये भी खान की साहब बात वाला है, करें। और मुझे अमेरिका का वज़ीर आज़म बनाया जाए। चले इफ्तिखार हाँ, भाई वो आपका बहुत मुझे बहुत लग रहा है शुक्रिया। इमरान खान की वो गलती है। जी हाँ, इफ्तिखार वो भाई गलती सब आपका, इमरान खान की है। जी जी इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह आइंदा भी प्रोग्राम में आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाँ, अब थोड़ी सी हम जंजुआ साहब यू को आर ना वेलकम भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। अब जंजुआ साहब को हम थोड़ी जो हाँ लोकल खबरें हैं उनमें पकड़ते हैं हम। जी शायद भाई, जी, यूके के हालात जो हैं उन्होंने अपना जो लॉकडाउन है उसको बिल्कुल इजी कर दिया है, और आप जानते हैं कि लेस्टर शायर जो है उसको एकदम उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया है, वहां पर केसेस एकदम दोबारा से आने शुरू हो गए थे। तो आप क्या समझते हैं ये जो लॉकडाउन इन्होंने इजी किया है, क्योंकि लंदन से सोशल मीडिया पे बड़ी मतलब कि वीडियोस आ रही हैं, स्ट्रीट्स पार्टीज हो रही हैं, किसी ने मॉस्क नहीं पहने हुए। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत सारे शहर जो हैं अगर इस किस्म की पार्टीज जारी रही तो लॉकडाउन तो होंगे। आपकी ये बात दुरुस्त है। वीकेंड के ऊपर मैंने खुद जो है वो सिर्फ विजिट किया था, और मुख्तलिफ सिटीज नॉर्थ के अंदर यही सूरत हाल देखने में आई। यही सूरत हाल जो है वो लंदन के अंदर थी, यही सूरत हाल जो है वो वेल्स के अंदर थी, और यही सूरत हाल जो है वो स्कॉटलैंड के अंदर देखने में आई। अवाम ने जो है वो इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया
कि प्राइम मिनिस्टर की जो हदायत है उन्हें बिल्कुल ठुकरा दिया, और लोगों ने देखा कि बाहर पब्स और क्लब्स के अंदर जो है, बल्कि मैंने कई रेस्टोरेंट के अंदर अपनी आंखों से देखा है कि वहां पे लोग इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी ने ग्लव्स नहीं पहना, हुग्स कर रहे हैं, और इस तरह मेल मिलाप हुआ कि जैसे बरतानिया के अंदर कोरोना नाम की किसी चीज का वजूद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता बरतानवी अवाम का इन खबरों से एतमाद उठता जा रहा है कि बरतानिया में या दुनिया में कोई कोरोना मौजूद है। हालांकि सूरत हाल ऐसी नहीं है, ये एक वायरस है, जो वायरस फैला भी है, और यही वजह है कि यूके के अंदर, मैं यहाँ पे आपके इस प्रोग्राम के अंदर ये बात पूरे एतमाद के साथ कहूंगा कि बरतानिया के अंदर जो डेटा कलेक्शन का निजाम है वो दुनिया में सबसे ज्यादा शफाफ। अगर यहाँ पे कहा गया है कि 1,66,000 के करीब या इतने लोग जो है उन्हें वो कोरोना का शिकार हुए, और जिन्हें कंफर्म कोरोना हुआ, वो अगर आप लंदन के हालात देखें तो वो तकरीबन 34,000 35,000 के लगभग है सिर्फ लंदन के अंदर। क्योंकि उसकी वजूहत ये है कि वो मल्टी कल्चरल मल्टी नेशनल सिटी है, दुनिया का एक बिजनेस हब है, तो वहां पे चूंकि मुख्तलिफ सिटी से मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आके रहते हैं और उनकी आपस के अंदर मेल मिलाप भी ज्यादा है, तो शायद इस वजह से कोरोना फैला। लेकिन आप दाद दें बरतानवी गवर्नमेंट को कि उन्होंने लोगों को इस कोरोना की वजह से अगर घर बैठने के लिए कहा है, तो हर काम करने वाले को 80% सैलरी दी है, और हर बिजनेस को पहले फर्स्ट जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन का ऑर्डर आया, तो हर बिजनेस सेल्फ बिजनेस को, हर छोटे बिजनेस को 10,000 पाउंड गवर्नमेंट ने अदा किए, और जो बड़े बिजनेस हैं जैसे बड़ी सुपरमार्केट्स हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पे वर्ल्ड वाइड कैश एंड कैरी देख लें, तो इन सब के बिजनेस रेट माफ कर दिए, और एम्प्लॉइज को काम रखने के ऊपर उनको सैलरी दी गई। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मिनिमम अगर किसी को पेमेंट मिली है तो वो भी 2,000 पाउंड की पेमेंट है। शायद पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह फाइनेंशियल लुक आफ्टर प्राइम मिनिस्टर यूके ने आवाम की है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलती। हाँ, यहाँ पे जो फर्क है बरतानिया का और पाकिस्तान का या दूसरे ममालिक का, तो आप देखें कि अभी इसी प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि जो है वो जो कराची के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके जिम्मेदार MQM है, जो उसका जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है कत्लो गारतगरी की और लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन बरतानिया के अंदर इस तरह नहीं कहा जाता है। पाकिस्तान में कहा गया है कि अगर कोरोना फैला है तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई है। यहाँ पे आप देखें तो लंदन के अंदर जो मेयर लंदन है उनका ताल्लुक लेबर पार्टी के साथ है, और सबसे ज्यादा जो कोरोना के केसेस हुए हैं वो लंदन के अंदर हुए हैं। लेकिन किसी जगह मीडिया के अंदर आपने ये नहीं सुना होगा कि हुकूमत ने ये इल्जाम लगाया हो कि इस वक्त जो लेबर पार्टी का जो मेयर है वो नाकाम हुआ है। ये नहीं बुलाया कि सादक खान की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस तरह की तकसीम नहीं की कि इंग्लैंड के अंदर कोरोना ज्यादा फैला है, फिर लंदन के अंदर, हालांकि यूके के भी तो 4 सूबे हैं ना, 5 सूबे हैं, तो यहाँ पे इस तरह नहीं कहा जाता। सिर्फ एक ही फिक्र आता है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर कोरोना इतना फैला है और यहाँ पे बाकी डिटेल मीडिया नहीं लेता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे अंदर लिसानियत इतनी फैली हुई, इतनी सरायत कर चुकी है, और इतनी हमारी जो मीडिया है वो गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है कि कोरोना फैलने के ऊपर भी वो शख्सियात और फिर जो है वो पार्टी और पॉलिटिशियन को टारगेट किया जाता है। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप ये कहें कि फलां पार्टी नाकाम हुई या हुकूमत नाकाम हुई। ये तो ऐसी चीजें होती हैं जब मुल्की मफाद आता है, मफादात का खेल होता है, तो फिर आप जो है वो मुल्क की बात करते हैं, आप इदारों को बचाने की बात करते हैं, और मीडिया के अंदर सनसनी फैलाने के लिए, सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए खबरें नहीं देते। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम खबरों की सुर्खियां इस तरह की निकालते हैं कि पता चले कि शायद अल्लाह ना करे कि कल पाकिस्तान में कोई तूफान आने वाला है, कल समुद्र से जो है वो कोई मछली निकलेगी और वो जाके किसी बड़े सूबे को हड़प कर लेगी। तो बरतानिया के हालात इससे मुख्तलिफ हैं, मीडिया जिम्मेदार है, मसाइल मौजूद है। आप बरतानिया के अंदर आप जाके देखें, तो मैं अभी देख रहा था कि बल्कि आपने ये देखा होगा कि शेफील्ड के अंदर, रादरम के अंदर हमारे यहाँ सड़कों की इस तरह खस्ता हाली है कि हुकूमत पैचेज लगा रही है। यही हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत पैचेज लगाती है, और मैंने कई जगहों पे देखा कि वो डंपर भी नहीं है, बस वो हाथ से थप थप करके रोड बन रही है, और वो दूसरे तीसरे दिन उनकी हालत ये है कि वो इस तरह खस्ता हाल रोडे हैं कि फिर जो है वो शायद भाई ये बताइएगा कि जो अपनी कम्युनिटी है उनके कोई अभी तक डेटा सामने आया है कि हमारे लोग जो हैं उनकी, वैसे तो आपने कुछ हफ्ते पहले
एक प्रोग्राम में बताया था कि एक और मेरे साथी उन्होंने भी बताया था कि जहाँ 10% अगर लोकल कम्युनिटी जो है उनकी डेथ्स हो रही हैं, तो हमारी जो कम्युनिटी है उसमें 30% डेथ हो रही है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके अंदर कोई मसदका डेटा ऐसा नहीं है। और जो डेटा नेशनल डेटाबेस, आपको पता है यहाँ पे रैंडम लोकेशन के ऊपर डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो वहां पे जो मेरी मालूमात है, जहां तक मुझे मालूमात मिली है, उनमें से जो डेटा इकट्ठा हुआ है उनमें वाइट जो कम्युनिटी है या जो अदर कम्युनिटीज हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और हमारी कम्युनिटी जो है, ये अगर बाद में डेटा आता है और ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी या ब्रिटिश पाकिस्तानी इस कोरोना से सफर हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 20-25% है, तो ये बात दुरुस्त होगी। तो मेरा जाती ख्याल है कि इससे ज्यादा जो है वो, उनकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ तारत का ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के और हुकूमती अहकामात है उनकी पाबंदी ज्यादा करते हैं। आप देखें कि आप जो मुसलमान है या पाकिस्तानी है, वो तो रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को मिलने नहीं गया। मसाजिद जो है वो उन्हें ताले लगे थे, वो लोग बाहर नहीं निकले, रिस्क नहीं दिया वैसे किसी ने। मसाजिद जो है वो खुल गई है मसाजिद खुल सैटरडे गई से। है, लेकिन जाहिर है अभी खुली है तो वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मौजूद है। अगर पहले वहां पे 200 बंदा जाता था तो अभी जो है वो 15-20 बंदे जा रहे हैं और वो घर से मसले लेके जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे लोग एहतियात करें, लेकिन अभी ये मैं जिम्मेदारी की भी ये बात कह रहा हूँ कि हमारे लोग जो है उन्होंने इस कोरोना के अंदर हुकूमती अहकाम की जिस तरीके से जो है वो पाबंदी की है, शायद किसी और कम्युनिटी ने इस तरह की पाबंदी नहीं की। और यही वजह है कि हमारे लोग जो इससे मुतासर हुए हैं उनकी तादाद व्हाइट कम्युनिटी से यकीनन कम है। अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी सी कोरोना की बात। वैसे तो यहाँ बड़ी अमवात हुई हैं, 44,000 से ज्यादा हुई हैं। तो अमेरिका जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, उसमें बहुत ज्यादा अमवात जो हुई हैं वो 1,32,670 जो है वो वहां पर अमवात हुई है। इसी तरह ब्राजील जो है उसमें बहुत अमवात हुई हैं, 64,900 वहां पर भी हुई हैं। तो पाकिस्तान जो है उस पे अल्लाह का अभी करम है कि वहाँ सिर्फ जो है वो 4,762 अमवात हुई हैं। और उसके साथ जो हमारा हमसाया है उसमें 20,000 से ज्यादा जो है वो अमवात हो चुकी। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अख्तियार की हुई है उसकी ये वजह? उसकी वजह नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर 20,000 अमवात हुई है तो इंडिया की आबादी पाकिस्तान से 20 गुना से भी ज्यादा है। और चूंकि आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए अमवात भी ज्यादा हुई है। और आपको पता है कि ये एक फैक्ट है कि हमारे यहाँ हिंदू जो है वो ईद पर ही नहाते हैं, जब उनकी ईद होती है उससे पहले जो उनके यहाँ कोई तारत का, पाकीज़गी का कोई वो कंसेप्ट नहीं है जो हमारे यहाँ मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना की वजह से जो किरदार हुकूमत को अदा करना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं आज अभी इस प्रोग्राम के अंदर ये टू इमेच्योर है कि मैं ये सवाल उठाऊं कि 25 लाख रुपया हुकूमत पाकिस्तान ने एक मरीज के ऊपर खर्च किया है। इस तरह के सवाल, चूंकि हमने वो जाहिर है मुल्की मफादात के ऊपर इसके ऊपर बहस नहीं करनी, लेकिन ये है कि ये सवाल उठेंगे कि जिस तरीके की गाइडलाइन के अलावा फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट हुकूमत को अपनी आवाम को देनी चाहिए थी, उसमें इमरान खान साहब जो है वो बवजह नाकाम रहे हैं। आप देखें पंजाब जो सबसे ज्यादा जहाँ पे गंदम पैदा होती है वहां पे गंदम का, आटे का बहरान है और प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। इसके अलावा हर चीज की प्राइस ऊपर जा रही है और उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर जो वजीर खुराक है वो पीटीआई के अलीम खान साहब हैं। और अलीम खान साहब ने जो है वो गंदम जो है उसको दूसरे रास्ते से अनडिक्लेयर्ड तरीके से पख्तूनख्वा और गालबन ये भी इतलात है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की है। तो ये वजह है कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे बहरान हैं उनकी वजह जो है वो ये है कि मिसमैनेजमेंट, और मिसमैनेजमेंट को ठीक करने पर पाकिस्तानी अवाम ने इस तवक्को के पेश नजर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बड़ी तादाद में जो है वो वोट दिए। और मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इमरान खान साहब की हर मौके पे सपोर्ट की, डिफेंड किया। लेकिन ये है कि उनके इंसान तो कहते हैं कि आपने दोस्तों से पहचाना जाता है और वजीर आजम जो है वो अपनी काबीना से पहचाना जाता है। अगर अनफॉर्चुनेटली जंजुआ साहब, उनसे एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि मिस्टेक हो गई कि 2010-11 का जो जलसा था उसके बाद उन्होंने जो उनके अपने खास कारकुन थे उनको पसे पर्दा कर दिया और ये जो इलेक्टेबल लोग थे इनको ले आए। क्योंकि मीडिया, सबसे बड़ा कसूर मीडिया का है, क्योंकि मीडिया जो है उसी ने कहा था कि पीटीआई हुकूमत में नहीं आ सकती।
जब तक इलेक्टेबल लोग जो है वो अपने साथ नहीं मिलाएगा। अब वही मीडिया जो है हम यहाँ पर बैठ के तो हम ही तनकीद कर रहे हैं कि जो इलेक्टेबल लोग आए हैं वो उनको चलने नहीं दे रहे। काजी साहब, मैं इसके ऊपर जुमला मोतरज़ा है और आपके साथ मैं बड़ा शदीद इख्तलाफ करता हूँ इसके ऊपर। जब जी इमरान खान साहब का जलसा हो रहा था तो इमरान खान साहब, आपको पता है कि उन्हें खुद तवक्को थी कि जब वो वज़ीर आज़म बन के बाहर जाएंगे और वो बैरूनी दुनिया से इमदाद की अपील करेंगे तो सारी दुनिया इमरान खान साहब की झोली जो है वो नोटों से भर देगी। और इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ा सहारा था वो उनके जो कजन है उन पे था। आपको याद है कि इस धरने के अंदर उनके डॉक्टर, कजन हुआ करते थे। उनकी जो उन झोली है वो कजन तो हमेशा भरी जाती है जब भी वो फंड के लिए बाहर लेकिन निकलते याद हैं, करें इसमें कि तो कोई उनके शक नहीं। कजन थे, इस धरने के अंदर उनके कजन ने ऐलान किया था कि नवाज शरीफ को रिड ऑफ करें। तो उसके बाद उनके कजन ने कहा था कि मैं पाकिस्तान का कर्जा 1 महीने जरा के अंदर खत्म जरा कर दूंगा। नाम भी ले लेना, कौन कौन उनका कजन है। नाम डॉक्टर ताहिर कादरी साहब है, जिन्होंने, आप याद करें, उनकी स्पीच मौजूद है, मेरे पास रिकॉर्डेड है कि जी मैं जी जी जी। पाकिस्तान का कर्जा 1 महीने में खत्म कर दूंगा। तो इमरान खान साहब जो भी है वो यकीन करने वाला है। उन्हें यकीन था कि उनका जो कजन है वो उनकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन वो कजन जो है वो पियाकार सुधार गए। फिर जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने पाकिस्तान मुड़ के नहीं देखा। फिर उनका गोया पाकिस्तान के साथ उनका ऐसा नहीं था। अभी आज बल्कि देखें कि मार्केट टाउन के लोग जो जो जेलों के अंदर कैद थे उन्हें रिहाई मिली है। मैं, इमरान खान साहब जो है उनसे गिला अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि चलो, उनके दौरे हुकूमत के अंदर मॉडल टाउन के सीराज को आज आज़ादी मिली है और मॉडल टाउन के वो लोग जिनके साथ जुल्म हुआ था उन्हें सलाम। उन्होंने एक अच्छे मुस्तकबिल, अच्छे पाकिस्तान के लिए जो है वो कुर्बानियां दी, लेकिन उनका कायद, उनका शेफ, उनका जो है वो उनके उन्हें शहीद करवा के फिर जो है वो मैं मैं अपनी वैसे आजादी बना लिया। मैं वैसे सोच रहा था कि कोई ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे भी हमें ज्वाइन कर लेते, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंच सका। शायद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत वक्त दिया है आज, और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जनाब हमीद भुट्टो साहब का कराची से, और इफ्तिखार भाई का हमेशा से इस्लामाबाद से। आपका भी बहुत बहुत मशकूर हूँ। आइंदा अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब। जी ये थे हमारे शाहिद जंजुआ साहब फ्रॉम हैलिफैक्स। और कुछ लोग जो हैं वो तजिया इनका पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि ये नून लीग से हैं, कुछ कहते हैं जी कि ये हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है उनके खिलाफ बोलते हैं। बहरहाल हर इंसान का अपना तजिया होता है। इफ्तिखार भाई का अपना एक स्टाइल है, एक उनका अपना तजिया होता है। आज हमारे साथ कराची से हमीद भुट्टो साहब थे, उनका भी एक अपना ही स्टाइल है और अपना ही तजिया देते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर देखने वाला सुनने वाला जो है वो इनसे इत्तेफाक करे, लेकिन मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप अपने ख्यालात जो हैं उनका इजहार हम लाइव होते हैं फेसबुक पे जरूर किया करें। बहुत सारे दोस्तों ने हमें मैसेजेस जो है वो थ्रू आउट करते रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने साथी हमारे साथ यहाँ पर शामिल हुए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक खूबसूरत कलाम की तरफ बढ़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जरूर पसंद आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये सही आप तक पहुंचेगा। उम्मीद तो यही करता हूँ। जी बिल्कुल, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सब रंग, और मैं हूँ जावेद काजी। मेरा और आपका साथ रहता है हर सोमवार को शाम 7 से लेकर 9 बजे तक। और बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो आए हैं। मैं इसीलिए अब ये जो कमेंट्स हैं ये डायरेक्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं, इसलिए मैं हर एक का नाम नहीं लेता। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट्स नहीं भेजते, उनके नाम जो हैं वो सामने नहीं आते। बहरहाल जिन दोस्तों ने कमेंट्स भेजे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कुछ लोग कह रहे हैं जी कि जो शाहिद इंजुआ साहब है वो नून लीग के हैं, कुछ इफ्तिखार भाई के खिलाफ बात कर रहे हैं, कुछ एनी हाउ।
हर इंसान जो है उसका अपना एक तजिया होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है, अपना एक ख्याल होता है, अपना एक तरीकाकार होता है। बहरहाल अगर आप किसी से इत्तेफाक नहीं करते तो यकीनन जैसे अभी बहुत सारे दोस्त आपस में एक दूसरे को जवाब भी दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, जरूर दें। जी रशीद गोडेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आप कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आप आना चाहें, लेकिन अभी तो मेरा ख्याल है काफी टाइम गुजर गया है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको भी मैं इनवाइट करूंगा। आज आपके शहर से जनाब हमीद भुट्टो साहब जो है वो तशरीफ लाए थे प्रोग्राम में। पाकिस्तान पीपल पार्टी के बारे में बातें हुई बहुत सारी, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो अब सिर्फ अंदरून सिंध जो है उसकी पार्टी बनकर रह गई है, कराची की पार्टी भी नहीं रही। लेकिन फिर भी कराची वाले जो है वो बड़ा सफर कर रहे हैं, इनके हाथों से कह लें आप, जैसे भी आप समझें, लेकिन कर रहे हैं। बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सफर कर रहा है। अब बात यह है कि एक इमरान खान साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते जब तक उनके साथ एक मजबूत और सच्ची जो टीम है वो ना शामिल हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर नैब के मुकदमे जो हैं, मुकदमे ना कहूँ बल्कि इंक्वायरीज जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन वो उनके साथ बैठे हुए हैं। और वैसे जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्राइम मिनिस्टर तक पता नहीं इन लोगों के जरिए सही पहुंचती है या नहीं पहुंचती। लेकिन अब देखे ना कि वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, लेकिन ये क्रिकेट खेल तो है नहीं मुल्क चलाना, उनको सब पर नजर रखनी पड़ेगी। जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी जो है उनको उन पर भी मुकदमे चलने चाहिए अगर उन पर इल्जामात हैं फ्रॉड के एंड सो ऑन। तो बहरहाल मैंने जी बहुत सारे जो आ रहे हैं कमेंट्स भी, अब तो वो सारे चले गए हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट थे। फातिमा कलीम साहबा आप कहती हैं सर जावेद काजी, व्हाई यू कॉल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जर्नलिस्ट, दिनवा इज रियली पैथेटिक, इफ्तिखार चौधरी नेवर स्पोर्ट्स लूजर्स। एनी हाउ जी, आपका ये ख्याल है और आपके ये कमेंट्स हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा काम है, हम कॉल करते हैं सबको, जो भी आना चाहे। इफ यू वांट टू कम अलोंग, व्हाई नॉट, यू जस्ट सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर, आई विल सेंड यू द लिंक एंड यू कैन जॉइन मी एज वेल ऑन द प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। जी रशीद गोड़े साहब आप कहते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ शामिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ऐश सराफ साहब आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हैं और आप भी बहुत सारे कमेंट्स जो हैं आपने छोड़े हैं। अगर आप प्रोग्राम में आ जाते तो ज़रा कुछ थोड़ी, या तो बहुत तलखी हो जाती या प्रोग्राम जो है उसको थोड़ा और मज़ा आ जाता प्रोग्राम करने का। बहरहाल आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो जो भी अपने कमेंट्स जो हैं वो लिख कर भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। और बड़ी खुशी की बात है कि कमेंट्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑन द स्क्रीन यू कैन सी योरसेल्फ। तो लाइव प्रोग्राम आते हैं। ये एक और कमेंट इन्होंने भेज दिया जनाब, सबसे पहले पाकिस्तान, जी बिल्कुल पाकिस्तान सबसे पहले, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं उनका भी अपना एक नजरिया होता है, अपना एक तजिया होता है। जितने पॉलिटिशियंस होते हैं उन सब का अपना अपना नजरिया होता है। लेकिन जैसे आपने कहा पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान को पहले रखना चाहिए। उसके बाद जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं कंट्री के, उनको सबसे पहले रखना चाहिए। उसके बाद जो है वो अपना इंटरेस्ट या दोस्तों का इंटरेस्ट या किसी और का इंटरेस्ट जो है उसको सामने रखना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद दूसरे इंटरेस्ट। मैं एक और गीत की तरफ बढ़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये गीत भी आपको जरूर पसंद आएगा। वैसे मैं जो गीत है वो कम बजाता हूँ क्योंकि यहाँ पर जब मैं बैठा होता हूँ तो गीत बज रहा होता है तो आई फील वेरी embarrassed, you know, doing nothing, just sitting on the screen and just listening to the song. Anyhow,
बहुत खूबसूरत गीत है, उम्मीद करता हूँ कि ये पढ़ाएं, मुझे इजाजत दो तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम्हारा वक्त पे काम हो जाए ये हमारा मकसद है। तो ये तो मेरा जाती मौक़िफ़ है कि मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं। यही वजह है कि हमने अपने मुस्लिम सेंटर का नाम रखा है योगशिया मुस्लिम अकेडमी। ये सिर्फ बराए नाम नहीं रखा है, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि वी आर वेरी इंक्लूसिव। हम हर एक को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, वो काला हो, सोमालियन हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नमाज जनाजा, कफन दफन वगैरह सोमालियों के लिए भी खुला है। पिछले दिनों, पिछले हफ्ते किसी सोमाली का जनाजा था वगैरह। तो हम तो टोटली इंक्लूड हर एक को करना चाहते हैं कि जो कोई भी आए और अपने तौर पर, अपनी तरीके पर जिस तरह करना चाहे, नफसानियात को एक तरफ छोड़कर। To participate in Subbrain, call us on 01142 81 4092. Assalamualaikum. My name is Shaukat Ali. I work as a youth worker for Sheffield Future Connections. I listen to Subra on Sheffield Live 93.2 FM. जी आबिद तनोनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आज़ादी कश्मीर चांस जो है उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉन न्यूज़ से एक जो कमेंट है वो आया था जनाब नदीम अशरफ साहब का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे अपना व्हाट्सएप जो है वो इनबॉक्स में भेज दें ताकि मैं आपको भी लाइव जो है प्रोग्राम में लेकर आया करूं, क्योंकि वो आपने जो नीचे पूरा मैसेज लिखा है, भारत आपके ख्यालात हैं, हंसना या ना हंसना ये तो आपकी मर्जी है। क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ पे अगर आप हंसते हैं, आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान को तो पहले ही पता होता है, ये तो वही बात होगी ना कि इलाके के थाने को, इलाके के थानेदारों को पता होता है कि डकैती कहाँ होने वाली है, ऐसे ही है ना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जितने दोस्तों ने अपने कमेंट्स भेजे हैं उनका मैं तहे दिल से मशहूर हूँ। और प्रोग्राम में प्रोग्राम बनता जो है वो आप लोगों से बनता है, आप अपनी राय भेजते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जो यहाँ तजियाकार आते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर उनसे आप इत्तेफाक करते हैं तो फाइन, अगर नहीं करते तो भी आप ज़रूर अपने जो ख्यालात हैं उनका भेज दिया करें। ये एक और मैसेज है जो मुझे पढ़ना पड़ रहा है अब, क्योंकि अब किसी से बातचीत तो मेरी हो नहीं रही, तो मैसेजेस जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। Mr. Qazi, if you want to call political workers of N League, then better to call PPP and PTI workers too. मैंने अभी तक वैसे मैं मतलब इनविटेशन देता हूँ सबको, अगर आना चाहें तो उनकी मर्जी है। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं उनको भी मैं लिंक भेज दिया करता हूँ कि अगर वो आना चाहें तो ज़रूर, पार्टिसिपेट करना चाहें तो ज़रूर। और पाकिस्तान पीपल पार्टी के बहुत चंद लोग हैं हमारे इस शहर में, लेकिन मैं उनको भी भेजता हूँ जो हैं, ताकि वो भी मतलब पार्टिसिपेट कर लें, अपनी बात जो है वो कर लें। और नून लीग की अपने शहर की तो मैं बात करूँगा, क्योंकि नून लीग वाले जो हैं उनको बहुत दफ़ा बुलाया है, वो प्रोग्राम में नहीं शामिल होते। तो बहरहाल ये आप थैंक यू सो मच कि आपने ये कमेंट भेजा। आयश शराफ साहब आप कहते हैं जी ही ऑलवेज कॉल पीपी एंड पीटीआई मेंबर्स, थैंक यू वेरी मच। आपने ये तो मेरी बैक कर दी कि जी ये ज़रूर कॉल करते हैं। और आप कहते हैं कि शायद जंजुआ इज़ फ्रॉम एन लीग, वैसे वो जर्नलिस्ट हैं जहाँ तक मेरा इल्म है, वो 25 साल डॉक्टर ताहिर कादरी के साथ रहे हैं, मिनहाजुल कुरान के साथ। तो अब वो अगर नून लीग के बन गए हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं जी कि ये लॉटरी खुली है पीटीआई की, इसमें ये सब धुल के साफ हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग जो हैं पीटीआई में भी दूसरी जमातों से आए हुए हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि
इनको कैसे हैंडल किया जाए। क्यों कि मैं समझता हूँ कि ये वही लोग हैं जो इमरान खान साहब के गिर्द एक घेरा बनाया हुआ है, और असली जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान में, वो उन तक नहीं पहुंचती। और जब पहुंचती है, वो कुछ डिसीजन लेते हैं, देन इट बिकम्स बिट टू लेट, और फिर उसको सही करने की कोशिश करते हैं, तो देन इवन और देर हो जाती है, और आवाम जो है वो उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। और बाकी पार्टीज जो हैं वो तो ये तो एक यानी मामूल है हमारे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसका, कि जब ऑपोजिशन में होते हैं खुल के बोलते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। जैसे आजकल पार्लियामेंट में अगर नून लीग वाले खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो वो सिर्फ खड़े होते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब वाम का जो फायदा है, ना उन्होंने पहले कभी सोचा है, ना अब सोचते हैं। लेकिन आज तक मैं ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल राय है, इससे आप इत्तेफाक करें या ना करें, आप जरूर अपने कमेंट जो है वो दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज तक उन लीडर्स के अलावा जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया है, उनके अलावा आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो अवाम का खैर ख्वाह हो और मुल्क का खैर ख्वाह हो। और जिस दिन जो भी लीडर इन दोनों चीज़ों को सामने रख के आया, पाकिस्तान हमेशा तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दोबारा एक मैसेज भेजा है, देखते हैं कि क्या मैसेज है आपका। I think if he remained with the Tahir Qadri for 25 years, then he must be now Lota. चले जी, ये आपका अपना ख्याल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और ऐश शराब साहब, नून लीग वाले अपना प्रोग्राम करते हैं, और शायद युवा साहब अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी बातों से मालूम हो जाता है कि वो नून लीग के हमदर्दों में से हैं। चलें जी, किसी का हमदर्द होना ये कोई गुनाह की बात तो नहीं है, लेकिन उनका अपना एक तजिया है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जब हम इनवाइट करें पीटीआई वालों को या नून वालों को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को, तो उनको चाहिए कि प्रोग्राम में शामिल हो और अपने ख्यालात का इजहार जो है वो जरूर करें। बहरहाल एक और गीत की तरफ मैं बढ़ता हूँ। गीत नहीं, गज़ल है, बहुत ज़बरदस्त गज़ल है, और यही मेरी तरफ से आखिरी पेशकश होगी। जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक यूट्यूब चैनल जो है वो खोल रखा है जावेद काजी के नाम से। सब रंग जो प्रोग्राम है, उस पर भी कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैं यूट्यूब पर भी डालता हूँ। ये प्रोग्राम जो है इसको भी मैं यूट्यूब पे ही डाल देता हूँ। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि मेरे जो फेसबुक हैं वो 5000 लिमिट होती है इनकी, वो लिमिट पूरी हो चुकी है। लेकिन जो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं वो सिर्फ 189 है। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड दैट। एनी हाउ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप यूट्यूब का कोई प्रोग्राम देखें, ये प्रोग्राम भी अगर आप यूट्यूब के थ्रू देखें, तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, लाइक भी करें, और जो कमेंट्स हैं वो भी आप ज़रूर दें। जी, ये क्या एक और मैसेज आया है जी, देखिए क्या है। अच्छा सर, ये हमदर्दों वाला मैसेज है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा, और जो जो भी इस बीमारी में मुब्तला है, कोरोना बीमारी जो है इसमें मुब्तला है, अल्लाह ताला उनको सेहत याद करे। और तमाम जो मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे। जितने दुनिया के लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं या इसमें घिरे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको इस बीमारी से निजात अता फरमाए। मुझे बहुत सारा ये दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।